30 शब्द में आपको अपना उत्तर जमा करके लिखना है, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख देनी है, जिसके बाद हमें जो है मार्क कंप्लीट मिल जाएंगे, बशर्ते आपने ये पॉइंटर्स अच्छे लिखे हो, वरना आप कुछ भी लिख के आ जाओगे तो मार्क तो कटेंगे। अध्याय क्रमांक 12 पारितंत्र या इकोसिस्टम आपसे पूछा जाएगा, ये हमारा एमपी बोर्ड का कैलेंडर बोलता है। तो 2 मार्क के लिए पुनः प्रश्न आता है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि बार बार अपनी परीक्षाओं में देखने मिलता है, चाहे वो त्रैमासिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक हो। हेलो नमस्कार मेरे एमपी बोर्ड के चीतो, आप सभी का स्वागत है अरिविहान के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लेकर के आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी। तो इसी क्रम में भैया हमारी आ चुकी है त्रैमासिक परीक्षाएं, लगभग मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में होने वाली है 18 तारीख से। तो भैया अब डर तो गए होंगे आप सभी लोग और टेंशन होने लगी होगी कि अंशु भैया पढ़ाई तो शुरू नहीं की थी और एग्जाम भी सामने आ गई, अब क्या करे। तो भैया चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए अरिविहान लेकर के आया है आपके त्रैमासिक परीक्षा की कंप्लीट तैयारी। क्या क्या देने वाले हैं हम इसमें? हम देने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज और साथ ही साथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और सैंपल पेपर्स, जहां पे आप उन सैंपल पेपर्स को हल कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर हम आपको देने आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, वो चैप्टर जिनसे हमारी परीक्षा में सवाल आने वाले हैं, उन सवालों में से किस तरह के सवाल बनेंगे, उनका आंसर कैसे लिखना है, इन सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो में हम पा लेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है अंकुश चौहान, आपका प्यारा अंशु भैया स्वागत करता हूं इस वीडियो में। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे जीव विज्ञान से होने वाले। उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भैया आखिर कौन कौन से वो प्रश्न होने वाले हैं या कौन कौन से वो अध्याय होने वाले हैं। सबसे पहले तो जो हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, वैसे तो अर्धवार्षिक परीक्षा जो है उसका पूरा कंट्रोल स्कूल लेवल पर ही होता है, यानी आपके स्कूल के जो पूरी टीम होगी, प्राचार्य से लेकर आपके शिक्षक तक, वही आपका पेपर डिसाइड करेंगे, वही ये डिसाइड करेंगे कि कब होना है, क्या होना है, कितने अध्याय आने वाले हैं। वैसे हमें मध्य प्रदेश की गाइडलाइन लेकर के चलनी होती है और मोस्ट ऑफ द स्कूल जो है वो मध्य प्रदेश की गाइडलाइन के हिसाब से चलते हैं। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग एक कैलेंडर जारी करता है जिसमें बताता है कि किस तारीख से परीक्षाएं होनी है और कौन कौन से अध्याय किस किस विषय में आने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्कूल जो है इस कैलेंडर को फॉलो करते हैं। यदि आपका स्कूल ये फॉलो नहीं कर रहा है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से जितने अध्याय आपकी परीक्षा में आ रहे हैं वो तो आप कर ही लेना, और इसके अलावा कोई अध्याय आता है मेरे प्यारे बच्चों तो आपके पास अरिविहान एप्लीकेशन में हर एक अध्याय दिया गया है, जिसके अंत में आपके शिक्षक बताते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस लेक्चर के माध्यम से बनने वाले हैं या बन सकते हैं। तो उनको पढ़ लेना, आपका काम वहां खत्म हो जाएगा। तो चलो जानते हैं कि मध्य प्रदेश के कैलेंडर के अनुसार हमारी परीक्षा में कौन कौन से जो है चैप्टर आएंगे। पहला आएगा भैया पारितंत्र, ठीक है। दूसरा होने वाला है आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तीसरा होने वाला है जनन, ठीक है। कौन सा जनन? मानव जनन। और चौथा होगा भाई साहब आपका जनन स्वास्थ्य। तो शुरुआत की यूनिट के 3 अध्याय संलग्न आएंगे और साथ ही साथ जो अंत की यूनिट है उसमें से अध्याय क्रमांक 12 पारितंत्र या इकोसिस्टम आपसे पूछा जाएगा। ये हमारा एमपी बोर्ड का कैलेंडर बोलता है। तो चलो इसी 4 विषयों पे, माफ कीजिएगा, इसी 4 अध्यायों पे हम फोकस करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनके आंसर्स लिखने कैसे हैं, किस तरह से उन क्वेश्चंस को डील करना है। चलो भाई
तो करते हैं शुरू। सबसे पहले देखते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, कायदे से ये हमारा पहला अध्याय है तो इसको पहले नंबर पे रखा गया है। चलिए बात करेंगे 2 मार्क के प्रश्नों की। प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इस तरह से कि परिभाषा लिखिए, पहला दे दिया है बहुभ्रूणता और दूसरा दे दिया है अनिषेक फलन। ठीक है, इस तरह से जो छोटे छोटे आपके शब्द होते हैं उनको इकट्ठे दे दिया जाता है। 4 मार्क के लिए भी और 2 दे दिया जाएगा और 4 मार्क के लिए पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमको बोला गया है परिभाषा लिखिए बहुभ्रूणता की और अनिषेक फलन की। क्या होनी चाहिए भैया बहुभ्रूणता और अनिषेक फलन की परिभाषाएं? तो यहां पर कुछ इस प्रकार से हम अपना उत्तर जमा के लिखेंगे। पहले लिखेंगे ऊपर बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता क्या होती है? एक ही बीज के भीतर एक से अधिक भ्रूण बनाने की क्षमता को क्या कहेंगे? बहुभ्रूणता, या इस घटना को क्या कहेंगे? बहुभ्रूणता। यह ज्यादातर नींबू सिट्रिक फलों में, खट्टे फलों में अधिकतर पाई जाती है। नींबू, संतरा, मौसम्बी इस तरह के फलों में पाई जाती है। ठीक है, तथा कुछ अन्य आवृत्त बीजों में पाई जाती है। ये एक पहला हो गया, इससे अपने को 1 मार्क मिल जाएगा भैया। दूसरा है अनिषेक फलन। क्या होता है अनिषेक फलन? जिसमें बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है। नाम से, जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा था तब मैं क्या करता हूं कि नाम से ही सारी चीजों को एक बार में पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अब देखो, अनिषेक का मतलब होता है बिना निषेचन, और फलन का मतलब होता है भैया फल का निर्माण। तो एक ही इसी नाम से आपने इन 2 शब्दों के साथ में पूरी डेफिनेशन याद कर ली है। कैसे? कि ऐसी घटना जिसमें बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है। अब देखो निषेचन आपको पता है कि निषेचन के लिए सदैव 2 युग्मकों का होना आवश्यक होता है। पहला होता है नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। जब तक ये दोनों युग्मक नहीं मिलेंगे तब तक निषेचन नहीं होगा। तो अब हम इसको कैसे बढ़ा करके लिखेंगे कि ऐसी घटना या पादपों में ऐसी घटना जिसमें बिना निषेचन के अर्थात बिना नर एवं मादा युग्मक के संलयन के फल का निर्माण हो जाए, ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं भैया? अनिषेक फलन कहते हैं। कितना ज्यादा कठिन था क्या? नहीं। तो इसी तरह से हमको बायोलॉजी पढ़नी होती है जब हिंदी में पढ़ते हैं। बस हमको शब्दों के मतलब समझ में आने चाहिए, डेफिनेशन हम अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक एक मार्क के लिए आपको इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और बोल दिया जाता है कि भैया इस पे आपको 2 मार्क दिए जाएंगे। क्लियर समझ में आता है? अगर 2 चीजें बोली गई है मतलब 1-1 मार्क के लिए दोनों दिए जाएंगे। चलिए भाई अब बढ़ाते हैं आगे। 2 मार्क के लिए पुनः प्रश्न आता है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बार बार अपनी परीक्षाओं में देखने मिलता है, चाहे वो त्रैमासिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक हो। ठीक है, पराग कण के निर्माण में टेपिटम की भूमिका समझाइए। टेपिटम की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रख लेना। ये केवल त्रैमासिक के लिए नहीं अपितु अर्धवार्षिक के लिए भी और वार्षिक के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होना चाहिए उत्तर? टेपिटम पराग कोश की सबसे भीतरी परत होती है जो विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। यह पराग कणों के विकास के लिए आवश्यक विभिन्न एंजाइम, हार्मोन और पोषक तत्व प्रदान करती है। क्या काम करेगी भैया? ये टेपिटम जो है वो विकसित होते हुए पराग कणों को क्या करेगी? पोषण देने का काम करेगी। ठीक है, अब ये पोषण कैसे देगी? बहुत सारे एंजाइम, हार्मोन और पोषक तत्वों को प्रदान करके देगी। ठीक है, उसके साथ ही टेपिटम की जो कोशिकाएं होगी, जो टेपिटम की कोशिका है उसमें सघन कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म पाया जाता है और ये सामान्यतः 1 से अधिक केंद्रकों के साथ युक्त होती है। 2 मार्क के लिए लगभग आप इतना लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि देखो 2 मार्क के लिए हमको लिखना पड़ता है 30 शब्दों में। 30 शब्द में आपको अपना उत्तर जमा करके लिखना है, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख देनी है, जिसके बाद हमें जो है मार्क कंप्लीट मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो भाई आगे बढ़ाते हैं अब इस गाड़ी को और आगे चलते हैं। पुनः एक और प्रश्न देखते हैं, उन्मिल और अनुन्मिल पुष्प क्या होते हैं? अब देखो ये 2 शब्द दिए गए हैं, इसका मतलब ये है कि उन्मिल की परिभाषा लिखने पे 1 मार्क मिलेगा और अनुन्मिल की परिभाषा लिखने पे दूसरा मार्क मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले उन्मिल की परिभाषा लिख देंगे और अनुन्मिल की परिभाषा लिख देंगे, तो यहां से अपने 2 मार्क पक जाएंगे। क्या है भैया? वह पुष्प जो सामान्य रूप से खिलते हैं, जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर खुले रहते हैं, जिससे पर परागण संभव होता है, उनको क्या कहते हैं? उन्मिल पुष्प कहते हैं।
इन्हीं को हम सामान्यतः पुष्पों में देख सकते हैं, किंतु इनके उदाहरण लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप उदाहरण लिख देते हो एक या दो, तब सामने वाले को यह समझ में आ जाता है, जो जांचने वाला होता है अपना पेपर, उसको यह समझ में आ जाता है कि भैया इसने पढ़ाई की है। क्या की है? पढ़ाई की है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जरूर याद रखना कि अपने को उदाहरण हमेशा लिखने हैं। जहां आवश्यकता हो वहां उदाहरण लिख दो, जहां आवश्यकता हो वहां पर चित्र बना दो। बायोलॉजी का तो यही नियम है, ठीक है। अब अपन ने यहां पर उदाहरण लिख दिया सरसों और गुड़हल। अब अनुन्मिल की परिभाषा लिखेंगे कि वे पुष्प जो कभी नहीं खिलते और कली अवस्था में ही बंद रहते हैं, इनमें स्वपरागण बंद पुष्प में ही होता है, उनको क्या कहते हैं भाई? अनुन्मिल पुष्प कहते हैं। इनके उदाहरण क्या है? ऑक्सेलिस और वायुला। ठीक है, देखो एक एक दो दो अगर आप उदाहरण याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। एक एक मार्क के लिए इतना सफिशिएंट होगा, ठीक है। चलो ये बात हो गई खत्म। अब आगे बढ़ाते हैं। अब भैया आ जाता है एक और इंपॉर्टेंट चीज, त्रिसंलयन क्या है? ठीक है, कभी कभी इसको बोला जाता है त्रिक संलयन। क्या बोला जाता है? त्रिक संलयन। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। त्रिसंलयन आए त्रिक संलयन आए, बात एक ही होगी, ठीक है। उसके साथ आपको उत्तर लिखना कैसे है? अगर 2 मार्क के लिए प्रश्न पूछा गया है तो लगभग 30 शब्दों में लिखना है। अगर मान लो यही प्रश्न 3 मार्क के लिए होता तो अधिक लिखना होता, ठीक है। 4 के लिए होता तो और ज्यादा लिखना होता। तो मुख्यतः मैंने देखा है कि ये 2 और 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। काफी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है ये, ठीक है। तो इसको भी अपन लिख देते हैं, बहुत ज्यादा आईएमपी। वैसे तो ये सारे महत्वपूर्ण है, जो मैं आपके लिए बकायदा रिसर्च करके लाया हूं, जो मैं आपके लिए बढ़िया मेहनत करके लाया हूं, पर उनमें भी विशेषकर कौन से इंपॉर्टेंट है मैं वो भी आपको समझाते हुए चल रहा हूं, ठीक है। उत्तर क्या लिखेंगे? त्रिसंलयन आवृत्त बीजियों में पाई जाने वाली एक विशिष्ट निषेचन प्रक्रिया है। अब देखो, हमको पता है बहुत नॉर्मल तरीके से कि त्रिसंलयन का मतलब क्या होता है। जहां पर 2 अगुणित केंद्रक और एक नर युग्मक का केंद्रक आपस में मिलते हैं, ये मिलकर के एक 3n वाली संरचना बनाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे? भ्रूण पोष बोलेंगे। तो वो ये जो संलयन हो रहा है इन तीनों n का, उस घटना को हम क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं। अब अगर इतना सा लिखेंगे तो क्या है? मार्क कम मिलने की संभावना है, या मार्क अपने को कट सकते हैं। तो क्या करना है? कुछ इस तरह का उपयोग करना है कि त्रिसंलयन आवृत्त बीजियों में पाए जाने वाली एक विशिष्ट निषेचन की प्रक्रिया, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि ये द्विनिषेचन के दौरान होने वाली घटना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है? द्विनिषेचन के दौरान होती है। जब दूसरा निषेचन होगा तब ये घटना उपस्थित होगी या घटित होगी, ठीक है। तो ये एक विशिष्ट निषेचन की प्रक्रिया है जिसमें एक नर युग्मक भ्रूणकोश की केंद्रीय कोशिका में उपस्थित 2 ध्रुवीय नाभिकों के साथ संलयित होता है, ठीक है। इससे त्रिगुणी 3n भ्रूणपोष बनता है, जो परिपक्व होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अब कितना अच्छा लग रहा है। ये इतनी सी बात जो थी मैंने 3 लाइनों में लिख दी, और ये सफिशिएंट है आपको 2 मार्क दिलवाने के लिए। आप इस बात को समझो कि आपको कितना याद है ये मैटर नहीं करता, आप कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हो अपने उत्तर को, ये मैटर करता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, रट रहे हो तो मत रटना, सोच के समझ के लिखना अपने उत्तर का, तो आपको ज्यादा मार्क मिलने की संभावना होती है। पिछले साल के जितने टॉपर्स हुए उनसे जितनों से मैं बात करता था, उनको यही मैंने हिदायत दी थी हर बार कि मेरे प्यारे बच्चे, ये रटना नहीं होता है। बायोलॉजी को नहीं रटा जाता, बायोलॉजी को समझा जाता है और लिखा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा ही आंसर लिख के आ जाना, मैं बस ये कह रहा हूं कि इस आंसर को समझो कि आखिर प्रक्रिया क्या हो रही है और अपने शब्दों में लिखो। जब आप अपने शब्दों में लिखेंगे तब आंसर जो है और ज्यादा निखर के आता है। बस शर्त क्या रहती है? जितने भी बायोलॉजी के शब्द है वो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है अपने उत्तर लिखते समय। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाता है अगला प्रश्न, पुष्पीय पौधों में बीज निर्माण का क्या महत्व है? देखो ये प्रश्न भी कई बार आपसे पूछा जाता है कि बीज निर्माण पौधों के लिए क्यों आवश्यक है, पुष्पीय पौधों में बीज का निर्माण होने
उसके बाद क्या होता है या उसके लाभ क्या है, इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या होगा भैया इसका उत्तर, बीज पुष्पीय पौधों के प्रसार में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही बात है भैया, अगर बीज नहीं होंगे तो एक नया पौधा उत्पन्न नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद बीजावरण जो रहता है यानी बीज के ऊपर का आवरण, ठीक है, वो अंदर उपस्थित भ्रूण को चोट और प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षित रखता है। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। देखो जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर देखा होगा उनको ये सब कुछ आसान लग रहा होगा, क्योंकि हमने लेक्चर के दौरान बहुत आम भाषा में, बहुत आसान भाषा में और बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाई की। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है और आपको ये वीडियो यूट्यूब पर मिल रही है तो देखो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अरिविहान हमेशा हर बच्चे के साथ में खड़ा हुआ है। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, ठीक है, पर अधिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए या प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स चाहिए या फिर वीडियो लेक्चर चाहिए या फिर आपको त्रैमासिक परीक्षा के सैंपल पेपर चाहिए कि आपकी परीक्षा में किस तरह से पेपर आएंगे और 3 घंटे में आपको कितने सवालों को हल करना है, अगर आपको इस तरह की चीजें चाहिए मेरे प्यारे बच्चों तो अभी अरिविहान का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जहां पर हमने वहां त्रैमासिक परीक्षा की जो है तैयारी चालू कर दी है और बहुत ही शानदार तरीके से हर विषय में हर एक शिक्षक बहुत मेहनत से और बहुत लगन से हमने क्या किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बनाई है और साथ ही साथ सैंपल पेपर भी निकाले। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है आपको, सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है, अरिविहान लिखना है, एप्लीकेशन आएगी उसको डाउनलोड करना है और जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो होम पेज पर आपको एक आइकन दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा त्रैमासिक परीक्षा, उस पर क्लिक करना है और बाकी जानकारी आपको जो है अरिविहान के, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे उपयोग करना है उसको तो अरिविहान पे हम लोगों ने बढ़िया तरीके से नंबर दे रखा है, आपको इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो उस नंबर पे फोन कर लेना और कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो आप हमसे साझा कर सकते हो। इवन अगर आपको मुझसे बात करनी है तो उस नंबर पे आप ये मैसेज लिख देना व्हाट्सएप पे कि सर मुझे अंशु भैया से बात करनी है, मैं आपसे स्वयं बात कर लूंगा। ठीक है, चलो ये बात हो गई। तो देखो अब यहां पर 2 मार्क के लिए प्रश्न पूछा गया है, मैंने आपके लिए यहां पर 1 2 3 4 5 चीजें लिख के लाई। ठीक है, ये 5 में से अगर आप 4 भी लिख देंगे तो मेरे प्यारे भाई आपको मार्क मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपसे बोला जाता है कि कोई महत्व, ठीक है, अगर बोला गया है कोई महत्व, अगर आप 4 पॉइंट लिखते हो तो सीधे सीधे 0.5 जो है आपको मार्क मिल जाते हैं एक लाइन के, यानी 4 लाइन के आपको टोटल 2 मार्क मिल जाएंगे। ऐसा गणित होता है बेटा, क्योंकि मैंने स्वयं बोर्ड के परीक्षाओं में जो है कॉपियां जांची है, हमको सीधे निर्देश दिए जाते हैं कि इस तरह से आपको चेक करना है, तो मैं उसी तरह का फॉर्मूला आपको भी बता रहा हूं ताकि आपको यह समझ में आए कि अपने को मार्क कैसे लेने, सामने वाले को कितना दे देना है ताकि वो मार्क काटने की कोई भी गुंजाइश ना रखे। ठीक है, तो आपको 4 लगभग लिखने हैं और जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है आप बिल्कुल लिख लो। ये तो बेसिकली एक नमूना है कि इस तरह से आपको लिखना आवश्यक है। चलिए ठीक है, चलो आ जाओ। अब अगला प्रश्न है भैया, पर परागण और स्वपरागण में अंतर। भाई साहब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। अब जब भी अंतर वाले सवाल आते हैं तो अंतर वाले सवालों में क्या करना होता है, बाकायदा इस तरह से आपको एक बॉक्स बनाना होता है, एक टेबल बनाना होता है, जहां पर एक तरफ लिखेंगे आप स्वपरागण और दूसरे तरफ लिखेंगे आप पर परागण। ठीक है, और उसके बाद एक तरफ स्वपरागण के अंतर लिखेंगे या पॉइंट्स लिखेंगे और उसी के अंतर वाले पॉइंट जो है पर परागण में लिखेंगे। जब मेरे प्यारे बच्चों आप यकीन मानिए जब इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे तो मजाल है उस जांचकर्ता की कि वो आधा मार्क भी इस उत्तर का काट ले, बशर्ते आपने ये पॉइंटर्स अच्छे लिखे हो, वरना आप कुछ भी लिख के आ जाओगे तो मार्क तो कटेंगे भाई। ठीक है, तो ये बात हो गई मेरे प्यारे बच्चों। तो स्वपरागण में अपन क्या लिखेंगे कि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र से माफ कीजिएगा, उसी पुष्प के पराग कण जो है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आएंगे तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी, स्वपरागण कहलाएगी। उसके बदले पर परागण में क्या होगा, पर परागण में इसका उल्टा हो जाएगा कि किसी एक पुष्प के परागकण जो है किसी दूसरे पौधे के पुष्प पे जाएंगे
और उसके वर्तिकाग्र पर बैठेंगे और उससे निषेचन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे, तब क्या होगा, वो पर परागण होगा। अब देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, इतनी सारे पॉइंट्स की चर्चा यहां तो नहीं करूंगा मैं, क्यों, क्योंकि ये जो है वीडियो जो है आपको ये सिखाने के लिए के पर्पज से बनाया गया है कि आपको उत्तर किस प्रकार अच्छा लिखना है। इसमें हम अगर बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे प्यारे बच्चों तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा और ये वीडियो लंबी खिंच जाएगी, जो मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि अभी हमारे पास ले दे के कुछ 10-15 दिन बाकी है और बीच में 2-4 त्योहार भी आ गए, जिसमें मुझे तो पक्का पता है कि आप जो है भरपूर रक्षाबंधन निभाएंगे, भरपूर सारे काम कर लेंगे, 15 अगस्त में झंडा फहराएंगे, रैली में घूमेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बस पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनके लिए आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये पीडीएफ के उत्तर आपको क्लियरली इसी तरह से इसी फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया है कि पूरी तैयारी आपको कहां मिल जाएगी, इसी तरह से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कहां मिल जाएंगे, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि अंशु भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आप दे देते हो और वो आ भी जाते, हमको फंस भी जाते। ठीक है, एक मार्कर प्रश्न का क्या होगा, जो हमारे पास सही जोड़ी, सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य आते हैं। ठीक है, इनका क्या करेंगे हम, ये तो अंधा कुआं है, किताब के इन 4 चैप्टर्स में से कहीं से भी किसी भी लाइन से बन सकते हैं, तो मेरे प्यारे भाई उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 100 इंपॉर्टेंट 1 मार्कर मैंने आपके लिए एप्लीकेशन पर डाल दिए। ठीक है, 100 इंपॉर्टेंट 1 मार्कर है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं या आपकी इस परीक्षा में आने की संभावना है, उनके लिए सारे तरीके से हमने चीजें कर रखी है। बस आपको एप्लीकेशन पे जाना है और क्या करना है, तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, चलो अगला है भैया एक और अंतर वाला प्रश्न, वायु परागन और कीट परागन में क्या अंतर है। नाम से समझ में आ रहा है, वायु के द्वारा होने वाला परागण वायु परागण, कीट के द्वारा होने वाला परागण कीट परागण। ठीक है, अब यहां पर क्या है, 3 मार्क के लिए प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब 3 मार्क के लिए जब प्रश्न पूछा जाता है तो आपको थोड़ा सा और अधिक जानकारी लिखना आवश्यक होती है। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए अपन क्या करते हैं, अंतर वाले प्रश्नों में आप 3 लगाएंगे। ठीक है, विशेषताएं क्या क्या होगी, वायु परागण में इसमें से कौन सी विशेषता होती है और कीट परागण में इसमें से कौन सी विशेषता होती है, ये अपन को लिखना है। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं। परागण का कारक क्या होगा, यहां पर वायु होगा। कीट परागण में क्या होगा, कीट होगा, जैसे मधुमक्खी, तितली, भौरा, ये सारी चीजें होती है जो परागण करते हैं। ठीक है, अब परागकणों की प्रकृति क्या होगी, वायु परागण में अधिक संख्या में बनेंगे, हल्के होंगे, शुष्क होंगे और चिकनाहट से रहित होंगे। ठीक है, कीट परागण में क्या होंगे, संख्या में कम बनेंगे लेकिन चिपचिपे होंगे, कांटेदार होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वो कीटों के पंखों पर और बाकी शरीर में चिपक सके। ठीक है, ये होगा। अब पुष्पों की विशेषताएं क्या होगी, पुष्प इसमें छोटे हो सकते हैं, रंगहीन हो सकते हैं, गंधहीन और मधु रहित हो सकते हैं। ठीक है, जबकि कीट परागण में पुष्प बड़े होंगे ताकि जो कीड़े हैं वो आकर्षित हो पाए। ठीक है, रंग बिरंगे होंगे क्योंकि कीड़े आकर्षित हो पाए, सुगंधित होंगे क्योंकि कीड़े आकर्षित हो पाए। ठीक है, और मधुरस यानी नेक्टर जो होता है उससे भरपूर होंगे ताकि कीड़े उनको पीने के लिए आए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना होता है और मैंने हर बार बताया कि कुछ ना आए तो उदाहरण जरूर लिख के आना। जैसे वायु परागण में है मक्का और गेहूं, जबकि कीट परागण में है सूरजमुखी, गुड़हल और जितने खुशबूदार पौधे होंगे ना वो लिख डालना। ठीक है, चलो तो ये बात सारी हो गई मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब बढ़ेंगे आगे की तरफ और एक और चीज देख लेते हैं, अंतर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर। ये भी कितने 3 मार्क के लिए पूछा गया है और भाई साहब ये भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपना। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें भी अंतर वाला प्रश्न आए तो बेझिझक आप इस तरह का टेबल बना लो, डब्बा बना लो आराम से और एक एक चीज यहां पर लिख लो। अब देखो 3 मार्क का प्रश्न है तो अपन ने 3 डब्बे बनाए, विशेषता, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। देखो अब क्या होता है कि कई अंतरों में 3 ऐसे डब्बे बनाने संभव नहीं हो पाते, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप 2 बनाओ, केवल काम हो जाएगा आपका। कोई इतना चिंता करने वाली बात नहीं कि अंशु भैया ने 3 डब्बे बोले तो 3 ही बनाने। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे विशेषताओं में कि बीजपत्रों की संख्या क्या होगी, इसमें 1 होगी, उसमें 2 होगी। नाम से ही समझ में आ रहा है, 1 बीजपत्री 2 बीजपत्री, तो कितने बीजपत्र होंगे,
एक होगा यहाँ और वहां 2 होगा, ठीक है। एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष, इसको ही हिंदी में क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष। कैसा होगा, एंडोस्पर्म युक्त होंगे और यहां पर एंडोस्पर्म रहित होंगे, ठीक है, ये हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बीजावरण, बीजावरण की बात क्या है, फल भित्ति के साथ जुड़ा हुआ होगा जैसे मक्का में, जबकि फल भित्ति के साथ अलग होगा जैसे मटर और सेम में, ठीक है। अब उदाहरण क्या होंगे इसके, मक्का, गेहूं, चावल, ठीक है। वहां बीजपत्री में क्या होगा, मटर, चना और सेम, ठीक है। सेम की फल्ली खाते हो ना आप सब्जी बना के, ठीक। भ्रूण की संरचना कैसी होती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपसे ना कभी कभी इनसे चित्र बनाने के लिए पूछा जाता है, क्योंकि इनकी भ्रूण की संरचनाएं बिल्कुल विभिन्न होती है ना। यहाँ पर दो दो बीज पत्र दिखेंगे अलग अलग, और यहाँ पर केवल एक बीज का आकार दिखेगा, ठीक है। तो एक बीज पत्र और ढाल जैसा स्कूटेलम होता है, साथ ही में कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा होंगे, जबकि यहाँ पर क्या होगा, 2 बड़े बीज पत्र होंगे, उसमें स्पष्ट मूलांकुर और प्रांकुर दिखाई देंगे। मूलांकुर क्या होता है, जिससे मूल निकलती है यानी जड़ निकलती है। प्रांकुर क्या होता है, जिससे तना निकलता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई है। चलो आ जाओ अब आगे की तरफ। अब देखो, अगर ये प्रश्न अपने को दिया गया है असंग जनन क्या है तथा इसका महत्व क्या है, और वो 3 मार्क में पूछा गया है, तो अब थोड़ा सा ज्यादा लिखना है। वैसे तो ये प्रश्न 2 मार्क में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। केवल इसकी परिभाषा आ जाएगी कि असंग जनन क्या है, ठीक है। ये मार्क आ जाएगा आपको 1 या 2 के लिए। अब यहां पर अगर 3 मार्क के लिए पूछा गया है तो 1 मार्क की इसकी परिभाषा हो गई, और फिर 2 मार्क का जो है इसका महत्व हो गया। तो इस हिसाब से अपने को उत्तर लिखना है। क्या लिखेंगे, असंजनन की परिभाषा, असंजनन ऐसे प्रकार की अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया है जो लैंगिक प्रजनन की तरह दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन इसमें बीज का निर्माण निषेचन के बिना होता है। बिना किसी निषेचन के नर और मादा युग्मक नहीं मिलते आपस में, और बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है, अर्थात इसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन नहीं होता, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, असंग जनन का महत्व आपको लिखना और जानना बहुत आवश्यक है। क्यों, क्योंकि इस तरह से जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो 1 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछी जाएगी, जबकि 2 मार्क के लिए आपको महत्व पूछे जाएंगे, और 2 मार्क के लिए कम से कम 4 से 5 आपको महत्व लिखना आना चाहिए, ठीक है। क्या क्या महत्व हो सकते हैं, पौधों में मूल पौधों के समान गुणसूत्रीय लक्षण वाली संतान उत्पन्न होती है, क्योंकि बाहर से कोई भी जो है आपका परागकण नहीं आएगा तो नर युग्मक नहीं मिलेगा, ठीक है। उच्च गुणवत्ता वाले संकर बीजों को कई बार उपयोग किया जा सकता है। बीज उत्पादन की लागत कम हो जाती है, क्योंकि किसान बार बार नए संकर बीज खरीदे बिना पुनः प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यह उन पौधों में उपयोगी है जिसमें परागण की समस्या के कारण बीज का निर्माण कम होता है, तो ऐसे पौधों में क्या किया जाता है, असंजनन के द्वारा बीज का निर्माण कराया जाता है, ठीक है। श्रेष्ठ लक्षणों वाले पौधों की स्थायी और स्थिर वृद्धि सुनिश्चित करता है। तो इस प्रकार से आपको 5 लगभग महत्व लिखने पड़ेंगे। चलो आओ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है भैया, स्त्री युग्म कोश के बीजाणुधानी विकास, एक बीजाणुधानी विकास से आप क्या समझते हैं। 3 मार्क का प्रश्न है, ठीक है। 2025 के परीक्षा में भी पूछा गया सवाल है, ठीक है। एक बीजाणु विकास क्या होता है, वह प्रक्रिया होगी जिसमें बीजांड की मातृ गुरु बीजाणु कोशिका या मेगास्पोर सेल से, मेगास्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, चलो इसको ऐसे समझो, एक चित्र के माध्यम से समझते कि एक मात्र कोशिका है, इससे अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, ठीक है। ये 4 बनेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब इसमें क्या होता है कि इसमें से ये जो 3 रहेंगे वो खराब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और एक ही गुरु बीजाणु बचेगा, और इसी को एक बीजाणुक या एक बीजाणु धानी विकास बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। निर्माण तो 4 का हुआ, उसमें से 3 खराब हो गए, क्यों, क्योंकि वो लोग नहीं थे इतने अच्छे कि वो बच पाए, ठीक है, और जो अच्छा था वो बच गया। तो यहां पर जो एक बचेगा उसका विकास अब क्या होगा, किसमें होगा, अब उसका विकास होगा भ्रूण कोश में, क्योंकि यहां पर सीधे नर माफ कीजिएगा अंडाणु नहीं बनता, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर भ्रूण कोश बनेगा, जिसके अंदर क्या होगा, अंडाणु कोशिका होगी, ठीक है। अब यह जो है भ्रूण कोश 7 कोशिकीय और 8 नाभिकीय संरचना वाला बनेगा। कुछ इस प्रकार से आपको चित्र मैंने बताया था कि 3 कोशिकाएं जो होगी ऊपर की तरफ होगी, 1 2 3, ये कौन सी कोशिका होगी, एंटीपोडल,
एंटीपोडल, ठीक है। इन्हीं को हम प्रतिव्याप्सांत कोशिका भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में बीच में एक कोशिका होगी जिसमें दो नाभिक होंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है केंद्रक कोशिका में दो नाभिक होते हैं, तो ये क्या होगी? केंद्रक कोशिका, ठीक है। और यहां पर दो सहायक कोशिकाएं होगी और एक बीच में होगी अंडाणु कोशिका या अंड कोशिका। तो ये हो गई अंड कोशिका और ये दोनों हो गई कौन सी? सहायक कोशिका, ठीक है। इस तरह से आपको ये चित्र अगर याद होता है, ये याद करना पड़ेगा, ये आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है कि 7 कोशिकीय और 8 नाभिकीय संरचना वाले भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बनाइए। तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं, इतना आपको बनाना है, बहुत सुस्पष्ट और नामांकित चित्र बनाना है, आपको मार्क पूरे पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए अब बढ़ाते इस गाड़ी को आगे। अब आ गया प्रश्न क्रमांक 11, क्या है? भ्रूणपोष एंडोस्पर्म का विकास कैसे होता है? भ्रूणपोष का बोला गया है। देखो यहां पर ना बच्चे दो चीजों में बड़े कंफ्यूज होते हैं, पहला होता है भ्रूणकोश और दूसरा होता है भ्रूणपोष। ये जो हमने पिछली बात करी, ये क्या है? ये भ्रूणकोश है, ऐसा स्थान जहां पर अंडाणु कोशिकाएं और साथ में बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित हो, उसको क्या बोलेंगे? भ्रूणकोश, ठीक है। जबकि भ्रूणपोष का मतलब क्या होगा? चलो जानते हैं। भ्रूणपोष का जो है विकास द्विगुणी निषेचन के बाद प्रारंभ होता है, यानी द्विनिषेचन, ठीक है। 2 बार निषेचन होता है आवृत्तबीजी पौधों में। पहला निषेचन होगा अंडाणु कोशिका का नर युग्मक के साथ, ठीक है। ये पहला निषेचन होगा, जिसके कारण क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। जबकि दूसरा जो नर युग्मक आया था परागनली में, वो क्या करेगा? वो जाएगा ऊपर और यहां पर क्या करेगा? इस कोशिका से, केंद्रक कोशिका से संलयन करेगा। अब केंद्रक कोशिका से संलयन करने के बाद में आपके पास में एक और नई चीज बनेगी जिसको बोलेंगे भ्रूणपोष। क्या बोलेंगे? भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो भ्रूण को पोषण देगा, ठीक है। देखो पीला पीला मजा नहीं आ रही यार, बहुत देर से अपन पीले पीले का उपयोग कर रहे हैं। चलो आ जाओ। भ्रूण को पोषण देगा, ऐसी जो संरचना बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? भ्रूणपोष बोलेंगे। और एक चीज यह याद रख लेना कि ये त्रिगुणित होती है, 3n वाली संरचना होती है, ठीक है। 3n वाली संरचना कैसे होगी? चलो आओ समझो कि ये 2n वाली संरचना है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक n इस केंद्रक का है और एक n इस केंद्रक का, 2n वाली संरचना है। अब जो बाहर से नली के अंदर से एक आपका नर युग्मक आया था, उसका भी अपनी एक गुणिता थी, एक n। अब जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? एक n प्लस 2n इज इक्वल टू 3n। अब यहां पर इसी कॉन्सेप्ट से हमको 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। पहला भ्रूणकोश से क्वेश्चन देखने मिलता है, दूसरा भ्रूणपोष से क्वेश्चन देखने मिलता है, और तीसरा कौन सा होगा? त्रिसंलयन से देखने मिलेगा, ठीक है। इससे पिछले वाले प्रश्न में अपन ने बात कर ली। तो ये इसी एक चीज से अपने को 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ये याद रखना कितना इंपॉर्टेंट ये चित्र है और ये कितनी इंपॉर्टेंट अपनी चीज है, ठीक है। तो अब यहां पर बोला गया भ्रूणकोश का एंडोस्पर्म का विकास कैसे हो सकता है। आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं पॉइंट वाइज, कि पहले ये प्रक्रिया होगी, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये और अंततः ये बनेगा, ठीक है। या तो आप थोड़ा थ्योरी के हिसाब से भी लिख सकते हैं, तो जो आपको सहूलियत हो। पर मेरे हिसाब से अगर आप मानो, मेरी एडवाइस मानो, तो इस तरह से एक के बाद एक क्रमिक प्रोसेस को लिखना आवश्यक होता है। पहले क्या होगा? द्विगुणी के बाद निषेचन के बाद प्रारंभ होगा दूसरे निषेचन में, ठीक है। निषेचन के समय एक नर युग्मक अंडाणु से संलयित हो जाएगा और युग्मनज बना लेगा। दूसरा क्या करेगा? दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका से ध्रुवीय नाभिकों के साथ संलयित होगा और त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष नाभिक का निर्माण करेगा, ठीक है। और यहां पर जो है आपका ये नाभिक जो है लगातार अर्धसूत्री विभाजन करता है और प्रारंभ में कोशिकाएं वित्तीय नहीं बनेगी, ठीक है, जिसके कारण बहुनाभिकीय संरचना बनेगी और यही भ्रूणपोष जो है भ्रूण के भोजन के भंडारण एवं पोषण का मुख्य स्रोत बनेगा। कुल मिला के आपको ये बताना है कि भ्रूणपोष काम क्या कर रहा है, भ्रूणपोष बन कैसे रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलो
अब आएंगे 3 मार्कर का अगला प्रश्न देखेंगे, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विपुंसन और बोरा वस्त्रावरण दोनों ही बहुत बारीक बारीक सी डेफिनेशन है पर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और दोनों आपस में जुड़ी हुई तकनीकें हैं। क्या होता है बेसिकली, विपुंसन क्या होता है, विपुंसन में स्वपरागन को रोकने के लिए, कोई पुष्प है उसके अंदर स्वपरागन ना हो पाए, इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, उस पुष्प के अंदर जितने भी पुंकेसर होंगे जिनसे परागकण बनेंगे आगे चल के, उनको काट देते हैं। अब वो कैंची से, चिमटी से, जैसे भी काटे काट देते हैं, ठीक है। और ये जो स्थिति है ये कब की जाती है, ये प्रक्रिया कब की जाती है, जब वो कली अवस्था में, मतलब खिलने ही नहीं दिया जाता, कली के अंदर ही परागकणों माफ कीजिएगा पुंकेसरों को निपटा दिया जाता है, ठीक है। अब कोई बाहर से पुष्प ना आए, माफ कीजिएगा परागकण ना आए, तो अपने को बचाना है इसको कि अगर ये खिल जाएगा मान लो, और बाहर से कोई परागकण नहीं आए, अपने को बचाना है, तो इसके ऊपर में बोरा ढाक देते थे पहले, आजकल थोड़ा वीआईपी हो गया अपन, तो बटर पेपर ढाक देते, ठीक है, बटर पेपर ढाक देंगे, पन्नी ढाक देंगे, पॉलिथीन ढाक देंगे। तो इन दोनों प्रक्रियाओं को अलग अलग अपने को डिफाइन करना है कि विपुंसन क्या होता है, विपुंसन का मतलब पुंकेसर को काटना, काट के अलग कर देना। बोरा वस्त्रावरण का मतलब क्या है, बोरे को ढकना, प्लास्टिक की पन्नी को या फिर आपके बटर पेपर को ढक देना, ठीक है, ये कहलाता है बोरा वस्त्रावरण। अब देखो चित्र वाला प्रश्न भी आ जाता है और 4 मार्क के लिए पूछा जाता है भाई, चित्र वाला प्रश्न जो है 4 मार्क। एक प्रारूपी बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए और वर्णन कीजिए। सवाल जो है बहुत बार बार पूछा जाता है और क्या करते हैं बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चित्र देख के डर लगने लगता बच्चों को कि सर ये कैसा अनसंट चित्र है, ये एकदम डर लगने लगा है। तो क्या करना है, बहुत आसान से कुछ 4-5 नाम जो है इसके देख लो। कौन कौन से देखने हैं, पहला तो ये देख लेना जिससे ये जुड़ा हुआ है पूरा, ये क्या है, बीजांड व्रंत है, ठीक है। अब ये जो जुड़ा हुआ है इसके बाहर में 2 परतें पाई जा रही है जिसको बोला जा रहा है आवरण, आवरण या त्वचा। अब 2 परत है तो बाह्य त्वचा होगा बाहरी वाली, है ना, और आंतरिक वाली होगी अंतः त्वचा, ठीक है। इतनी तो समझ में आती होगी बायोलॉजी अपने को, इतने दिन से अपन पढ़ रहे हैं। बाहरी वाली बाह्य त्वचा, अंदर वाली अंतः त्वचा, 2 त्वचाएं हैं। अब इस त्वचाओं के बीच में बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ जुड़ी हुई, इन कोशिकाओं के ऊपर तरफ, ठीक है, देखो इसको बाद में समझते इन 2 चीजों को, अभी पहले ये समझो, ये जो कोशिकाएं है ये कहलाती बीजांड काय। क्या कहलाती, बीजांड काय। क्यों? क्योंकि बीजांड के अंदर काया का निर्माण करेगी तो बीजांड काय कहलाएगी, ठीक है। अब इसी बीजांड काय में बीच में होता है भ्रूणकोश, वो वाला भ्रूणकोश जो अपन ने देखा था, अभी चित्र बनाया था, कुछ इस प्रकार दिखता है असली में, ठीक है। तो ये भ्रूणकोश है जिसके अंदर में देखो ऊपर 3 कोशिकाएं दिख रही, नीचे 3 कोशिका और बीच में 2 कोशिकाएं दिख रही है, यहाँ पर एक और आपका वो दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4-5 नाम याद रखने, कौन कौन से, पहला तो बीजांड व्रंत, ठीक है, जो जुड़ा हुआ है जिससे, उसके बाद में आवरण त्वचा, बाह्य आवरण, अंतः आवरण, बीजांड काय याद रखना है, भ्रूण कोश याद रखना है, ठीक है। हाइलम याद रखो, ठीक है, नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं। एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, यहां से जो है आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये जो दोनों लेयर है, जो दोनों त्वचा है वो नहीं दिख रही है, यहाँ पर एक छेद है, छिद्र है, उसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। इसी द्वार के जरिए आपकी जो पराग नली से नर युग्मक आएंगे वो इसी से अंदर घुसेंगे और यहाँ पे अंड कोशिका से संयुग्मित होंगे, ठीक है। अब बीजांड द्वार के ऑपोजिट साइड वाला भाग क्या कहलाता है, निभाग छोर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, निभाग छोर कहलाता है। तो इस तरह से आप चित्र को समझो और बना लो। अब देखो इतनी चीजें जब आपने समझ ली है तो आपको जो इसका डिस्क्रिप्शन है, इसकी जो थ्योरी है, आसानी से लिख पाओगे। कैसे, बीजांड व्रंत क्या था, एक बीजांड व्रंत द्वारा बीजांड अंडाशय के बीजांड सन से जुड़ा होता है। अपन ने क्या बोला कि बीजांड व्रंत जो है बीजांड सन से जोड़ने का काम करेगा। यह व्रंत ही बीजांड व्रंत कहलाता है। यह भाग जहां फ्यूनिकल जुड़ा होता है उसको हाइलम कहते हैं, वहां अपन ने देखा था हाइलम, ठीक है। अध्यावरण क्या होता है, देखो प्रत्येक बीजांड अथवा 2 सुरक्षात्मक आवरणों से घिरा होता है, पहली अंतः त्वचा और दूसरी बाह्य त्वचा, ठीक है। यह आवरण ही अध्यावरण कहलाता है। सिंपल सी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। बीजांड द्वार क्या होता है, यह बीज का वह भाग है जहां पर अध्यावरण ढका नहीं होता। अपन ने देखा था एक छिद्रनुमा संरचना है जहां पर वह आवरण नहीं था, ठीक है। जो छोटे छिद्र के रूप में होता है बीजांड द्वार कहलाता है। पराग नली यहीं से प्रवेश करती है। मैंने आपको बताया था कि नर युग्मक
यहीं से एंटर करेंगे परागनली के द्वारा। ठीक है, बीजांड काय क्या होगा? बीजांड काय के बीच का मृदुकी कोशिकाओं से बना भाग होता है। बहुत सारी कोशिकाएं दिख रही थी अपने को। ठीक है, बीजांड काय का मतलब क्या? काया बनाने वाली कोशिका, बीजांड की काया बनाने वाली कोशिका है। ठीक है, इसके एक सिरे की ओर बीजांड द्वार स्थित होगा और विपरीत भाग वाला क्या होगा? निभाग सिरा होगा। बात समझ में आ गई? इतना सा छोटा छोटी चीजें लिखनी है आपको बस। अब क्या? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश आपको पता है कि मध्य में होगा, बीजांड द्वार के सिरे की ओर मादा युग्मवित या भ्रूणकोश स्थित होगा और प्रारूपिक भ्रूणकोश 7 कोश की और 8 केंद्र की वाला होगा। इतनी चीजें जब आप लिखोगे तो सामने वाला भी खुश, आपकी भी मेहनत बढ़िया, और दोनों चीजें आपकी हो गई। अब चलो, अब आ जाता है आपका एक क्वेश्चन जिसमें केवल चित्र बनाना होता है, वर्णन करना नहीं होता। जो उसमें से इंपॉर्टेंट है, एक सामान्य पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनेगा। कैसा होगा वो नामांकित चित्र? आ जाओ, कुछ इस प्रकार आपको बनाना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा चित्र है। आपको कुछ इस प्रकार दो यहाँ पर पत्तियां बनानी, यहाँ पर दो वो बनाने हैं, एक इस तरह से बीच में बनाना है और 4-5 यहाँ छोटे छोटे लगा देने। ठीक है, ये क्या होते हैं? मेन होता है कि आप नामांकन कितना अच्छा करते हैं। चित्र कलरफुल बनाना नहीं है, पेंसिल का उपयोग करना है। पेन से नहीं बनाना है, कोई भी कलर पेंसिल का उपयोग नहीं करना है, कोई स्केच पेन का उपयोग नहीं करना, केवल पेंसिल से साफ सुथरा आपको चित्र बनाना है, बार बार मिटाना नहीं है। क्या करना है? ये क्या होगा भैया? ये क्या होगा? पुष्पासन, पुष्पासन। ठीक है, इसके बाहर में जो दो संरचनाएं दिख रही है, ये क्या है? बाह्य दल। उसके बाद में ये क्या है? दल। ठीक है, उसके बाद में ये क्या है? इसको लिखेंगे यहां पर पूरा पूरा, यहां से यहां तक स्त्री केसर। ठीक है, इसका टॉप वाला भाग लिखना पड़ेगा अपने को। क्या लिखेंगे इसको? वर्तिकाग्र। फिर बीच वाला जो भाग है, चलो दूसरा कलर चेंज करते हैं। जो बीच वाला भाग है यहां से यहां तक का, ये दोनों हो गए यहाँ, यहां से यहां तक का कौन सा भाग था? ये हो गया आपका वर्तिका। और ये जो भाग है यहां से यहां तक का, ये क्या हो गया? अंडाशय। ठीक है, इस तरह से नामांकन करना है। आप पुंकेसर का भी नामांकन कर दो। ठीक है, इसके लिए दूसरा चित्र कलर ले लेते हैं। ये पुंकेसर आपको दिख रहा है, यहां से यहां तक पुंकेसर। ठीक है, अब ये ऊपर का भाग क्या है? परागकोश। ठीक है, उसके नीचे डंडीनुमा संरचना क्या दिख रही है? तंतु या पुतंतु। अब देखो, यहां पर मैंने बहुत किचिड़ पिचिड़ लिख दिया एकदम बहुत सारा। आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है? एक तरफ आपको चित्र बनाना बेहतरीन तरीके से, और एक एक करके नामांकित चित्र बनाना, बढ़िया स्केल लेके लाइन खींच खींच के बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर इस तरह से किचिड़ पिचिड़ मत करना। आपको मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाने के लिए किया है ये। ठीक है, चलो ये हो गया, आपको समझ में आ गया कि क्या करना है। अब आते हैं और कुछ तरह के क्वेश्चन में, जैसे आ जाता है द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए और इसका महत्व लिखिए। ठीक है, द्विनिषेचन क्या है और इसका महत्व क्या होता है? द्विनिषेचन में आपको दो चीजें याद रखनी है। द्वि मतलब 2 बार निषेचन होने की घटना। ठीक है, अब पहला निषेचन कब होगा? नर युग्मक अंडाणु के साथ संलयित होगा और क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। पहले युग्मनज बनाएगा और भ्रूण बनेगा। ठीक है, दूसरा निषेचन कब होगा? जब दूसरा नर युग्मक केंद्रिक कोशिका के दोनों जो है केंद्रकों से संलयित होगा, त्रिसंलयन होगा, 3 एन वाली एक कोशिका बनेगी और उसी को हम क्या कहेंगे? भ्रूण कोश बोलेंगे। ठीक है, इस घटनाओं को हम क्या बोलते हैं? द्विगुणी निषेचन या द्विनिषेचन बोलते हैं। अब थोड़ा सा सजावट करने के लिए ऊपर पहले परिभाषा लिखना कि द्विनिषेचन पुष्पों में होने वाले पौधों में या आवृत्तिबीजी पौधों की एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें भ्रूणकोश के भीतर क्या होता है? 2 बार निषेचन की घटनाएं होती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? द्विनिषेचन बोलते हैं। पहला और दूसरा निषेचन बता दो, और उसके बाद क्या बताना है? द्विनिषेचन का महत्व। ठीक है, देखो बेटा 4 मार्क का प्रश्न है, पुरजोर चीजें लिख दो। इंपॉर्टेंट है तो भी लिखो, थोड़ी बहुत नहीं है तो भी घुसेड़ दो। मैं तो यही बोलता हूं, आपका जो है उत्तर सुस्पष्ट और अच्छा दिखे, मेरा मानना तो ये। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? द्विनिषेचन का महत्व कि युग्मनज के निर्माण में भूमिका निभाता है, भ्रूणकोश के निर्माण का कार्य करेगा, फिर आवृत्तिबीजी पौधों की विशेषता भी होती है यही, और कुछ पौधों में भ्रूण
पोष जो है बीज को पोषण देने में भी भविष्य में काम आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको अपना उत्तर लिखना है और आपका जो है काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अंशु भैया प्रकट हो चुके। दूसरा आपका क्या लेकर के, दूसरे अध्याय के प्रश्न लेकर के। दूसरा अध्याय क्या है, मानव जनन। ठीक है, चलो आओ मानव जनन के प्रश्न भी देख लेते हैं। ये जो दो चैप्टर है ना बेटा, शुरुआत का पहला और दूसरा, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन और मानव जनन, ये दोनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा बड़े भी है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा सवाल देखने के लिए मिलेंगे अपने को। उसके बाद में आ जाता है अब मानव जनन। तो मानव जनन की शुरुआत करते हैं। मानव वृषण बाहर, वृषण जो है उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं, 2 मार्क के लिए प्रश्न पूछा गया। अब देखो बहुत सिंपल सा आंसर है कि क्या होगा, वृषण जो है उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होंगे, क्योंकि जो शरीर का तापमान है उस सामान्य तापमान, शरीर का तापमान क्या होता है, सामान्य शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। ठीक है, ये बाहर रह करके उससे कम तापमान बनाते हैं। ठीक है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहते हैं, ताकि जो अंदर इन वृषण के अंदर जो है शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, उनके परिपक्वन की जो प्रक्रिया होती है वो सुचारू रूप से चलती रहे। देखो इसलिए कई बार बोला जाता है अपने को, अगर आप लोग लैपटॉप का यूज कर रहे हैं या गर्म चीजों को रखते हैं तो पुरुषों को स्पेशली बोला जाता है कि लैपटॉप को अपने पैरों पे नहीं रखना चाहिए। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि भाई जो नेचर ने हमारे शरीर में जो वृषण दिए हुए हैं उन वृषणों को बाहर ही इसलिए रखा है ताकि वो इतने अत्यधिक तापमान से बचे रहे, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान बना के रखे, ताकि जो शुक्राणु जनन है, जो शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती रहे। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद आ जाओ, चलो आगे चलते। अब अंडोत्सर्ग क्या है, देखो नाम से समझो। अंडोत्सर्ग मतलब अंडे का उत्सर्जन, अंडे का उत्सर्जन। ठीक है, अंडे का उत्सर्जन मतलब, अब उत्सर्जन की परिभाषा आपको पता है कि नहीं, उत्सर्जन का मतलब होता है किसी चीज का निकलना, किसी चीज का बाहर निकलना। ठीक है, ये बात होती है। अब अंडे का उत्सर्जन होता कहां से, देखो इसको इंग्लिश में बोला जाता है ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। ये अंडाशय में, कहां गया भाई, चलो आओ वापस। ये अंडाशय में एक परिपक्व ग्रेफियन कूप बनता है। ठीक है, ग्रेफियन कूप बनता है और एक परिपक्व अंडाणु को डिंब वाहिनी नलिका में मुक्त करता है। ठीक है, ये जो परिपक्व कूप रहेगा ये कुछ इस प्रकार से रहता है पहले। ठीक है, ये है आपकी अंडाणु। अब ये यहां से क्या होगा, फट जाएगा। जैसे ही ये फटेगा और आपका जो है अंडाणु जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसकी जो फटने की आपके फटने की जो प्रक्रिया है और उससे अंडे की बाहर निकलने की प्रक्रिया, इसको क्या बोलेंगे अपन, अंडे का उत्सर्जन या अंडोत्सर्ग। ठीक है, और ये निकलता कैसे है, एक परिपक्व ग्रेफियन कूप से निकलेगा। ठीक है, अब ये होता कब है ये भी बता देना है कि ये प्रक्रिया सामान्यतः 28 दिवसीय मासिक चक्र के लगभग 14वें दिन होती है और इसी को अंडोत्सर्ग दिवस बोले जाते हैं। ठीक है, 14 से 16वें दिन के बीच में हर एक स्त्री में अलग अलग समय पे हो सकती है, 14, 15, 16 के तारीख में ये हो ही जाती है। मतलब कैलेंडर के हिसाब से नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 28 दिनों का जो मासिक चक्र है उसके हिसाब से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो LH होता है वो इसके प्रभाव के कारण क्या है, अंडा जो है इस कूप से बाहर मुक्त किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 3 मार्क के लिए सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना जरूर है। चलो अब यहां पर आ जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा से आप क्या समझते हैं, प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है भाई, प्लेसेंटा का मतलब होता है एक अस्थायी अंग जो गर्भावस्था के दौरान माता के शरीर में उत्पन्न होता है। अब ये क्यों उत्पन्न होता है, ये माता और भ्रूणीय ऊतकों से मिलकर बना होता है और माता को और जो अंदर बन रहा भ्रूण है उसको आपस में जोड़े रखता है। अब क्यों जोड़े रखेगा, एक तो स्थिति बनाने के लिए तो रखेगा ही रखेगा, दूसरी चीज क्या होती है, इसको पोषक तत्व देने के लिए भी रखेगा। ठीक है, पोषक तत्व क्यों देगा, यह भ्रूण को माता की गर्भाशय भित्ति से जोड़ता है और पोषक तत्व, ऑक्सीजन तथा अपशिष्ट पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक होता है। ठीक है, प्लेसेंटा जो है हार्मोन जैसे HCG, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का भी स्त्रावण करेगा और इस प्रकार यह पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, सुरक्षा
गर्भावस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएगा। आपको ये समझ में आ रही है बात है कि प्लेसेंटा कर क्या रहा है? प्लेसेंटा कुल मिला के एक नलिकार संरचना होगी, या हम कह सकते हैं ऐसी संरचना होगी जो बच्चे को और माता के शरीर को आपस में चिपकाए हुए रखेगी। अब चिपकाने के साथ साथ ये क्या करेगी? पोषण देने का काम करेगी, श्वसन, उत्सर्जन, सुरक्षा इत्यादि का काम करेगी। तो ये अस्थायी रूप से बनती है जब कोई स्त्री गर्भवती होती। ठीक है, चलो अब आती है अगला प्रश्न, क्या? शुक्र जनन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स के नाम लिखिए। अब शुक्र जनन की प्रक्रिया बोला गया है, यानी कि ये बात कहां की हो रही है? पुरुषों में। पुरुषों में उपस्थित हार्मोन जो शुक्र जनन की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं उनके बारे में बताना। तो पहला तो होगा फॉलिकुलर सिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकुलर सिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करता है? FSH, जिसको क्या बोला जाता है? ये सर्टोली कोशिकाएं को उद्दीपन करता है और शुक्राणु कोशिकाओं के विकास और पोषण में सहायता होती है। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको LH बोला जाता है, ये क्या करेगा? लेडिंग कोशिकाओं को उद्दीपन करेगा। ठीक है, और जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखो अपने को क्या बोला है कि 2 मार्क के लिए प्रश्न पूछा गया है, 2 से 3 हार्मोन्स के नाम लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा। अब बात आ गई थी टेस्टोस्टेरोन की, तो ये भी सुन लो। यह हार्मोन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को बढ़ावा देगा और शुक्राणुओं की परिपक्वता को सुनिश्चित करेगा। 3 मुख्य हार्मोन्स LH, FSH और टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुषों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है, शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है, उसको सुचारू बनाने में। ठीक है, चलाओ अब 5वां प्रश्न देख लेते हैं, मासिक चक्र को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स कौन कौन से? अब जब मासिक चक्र की बात हो रही है मतलब महिला के शरीर की बात हो रही है। ठीक है, मादा शरीर की बात हो रही है। अब इस मादा शरीर में मासिक चक्र को बनाने के लिए बहुत सारे हार्मोन का उपयोग होता है, पर अपने को मार्क देखना है, 2 मार्क का पूछा है, यानी 2 से 3 हार्मोन्स के नाम और कार्य लिखने हैं तो अपना काम बन जाएगा। तो देखो 2 तो अपन पुराने वाले लिखेंगे, क्या? FSH और LH, ये दोनों में मानव शरीर में भी, मतलब नर शरीर में भी और मादा शरीर में भी होते हैं। ठीक है, इनका कुल मिला के काम है अंडाणुओं या शुक्राणुओं को बनाना, उनके परिपक्वन और इत्यादि में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना। ठीक है, अब FSH क्या करेगा? अंडाशय की कणिकाओं की वृद्धि और परिपक्वता को उत्तेजित करेगा, यानी कुल मिलाकर के अंडे को बनाने के लिए इनको मोटिवेट करेगा। LH क्या करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडोत्सर्ग को प्रेरित करेगा और कार्पस ल्यूटियन के निर्माण में सहायता करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों जो है ये अंडाशयी हार्मोन होते हैं। ये क्या काम करते हैं? गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम को मोटा करने में सहायता करेगा, साथ ही साथ अंडोत्सर्ग के बाद एंडोमेट्रियम को आरोपण एवं गर्भधारण हेतु तैयार करेगा। ये दोनों के अपने अपने काम होंगे कि एस्ट्रोजन बोलेगा एंडोमेट्रियम की जो दीवार है वो बड़ी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? अंडोत्सर्ग के बाद में जो एंडोमेट्रियम है उसके आरोपण और गर्भधारण हेतु तैयार करेगा। ठीक है, तो ये 4 आपने लिख लिए, अब इसमें से 3 लिख लेना, 2 लिख लेना, तो भी आपका काम बन जाएगा। चलो अब यहां पर पूछा गया अंडकोश और अंडाशय के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। अब देखो यहां पर बोला गया है अंडकोश पहला तो, और दूसरा अंडाशय। कंफ्यूज नहीं होना है, ये रहता है पुरुषों में और ये रहता है महिलाओं में। ठीक है, बात समझ में आ रही? पहले बात करेंगे अंडकोश के काम। अंडकोश के कौन कौन से काम होंगे भाई? पहला, नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण। अब भाई पुरुषों में है तो नर युग्मक बनाएगा, शुक्राणु का निर्माण करेगा। दूसरा क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्त्राव, जो पुरुषों के जननांगों के विकास और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। अब देखो पुरुषों में है शुक्राणुओं का निर्माण करेगा, तो कहीं ना कहीं ये टेस्टोस्टेरोन से प्रेरित रहेगा। ठीक है, दूसरा इनहिबिन हार्मोन का स्त्राव, जो पिट्यूटरी ग्रंथि से FSH यानी फॉलिकुलर सिमुलेटिंग हार्मोन को स्त्रावित और नियंत्रित करने के लिए काम आएगा। और दूसरा सर्टोली कोशिकाओं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये अपने काम किसके हो गए? अंडकोश के काम हो। अब अंडाशय के कार्य लिखने थे, यहाँ अंडकोश के कार्य पुनः दे दिए गए, जो मेरी मिस्टेक है, आप उसकी चिंता मत करो। देखो चलो आप समझते कि अंडाशय के कार्य क्या होंगे। अंडाशय मुख्यतः यहाँ पे समझो, चलो आओ। अंडाशय जो मुख्यतः है वो कहां पाया जाएगा? वो पाया जाएगा सबसे पहले महिलाओं में। ठीक है, दूसरा चीज, अब महिलाओं में पाया जा रहा है मतलब अंडाणु के निर्माण में काम करेगा। ठीक है, अंडाणु के
निर्माण में काम करेगा, ठीक है। साथ ही साथ दो हार्मोन को स्रावित करने का काम करेगा, एक होगा एस्ट्रोजन और दूसरा होगा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये बात हो गई। तो अंडाणु का निर्माण करेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करेगा और अंडाशय और जो है आपके अंड निर्माण और काय के लिए गर्भाधान के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएगा, ठीक है। कहीं कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए तो चिंता करने की बात नहीं, इतने एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, आपका मार्क पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी के लिए। अब कोलेस्ट्रोम या खीस क्या है, क्या होता है कोलेस्ट्रोम और खीस? देखो, शिशु के जन्म के पश्चात दुग्ध स्रावन का प्रारंभिक काल, यानी माता का पहला दूध, सीधा सीधा मतलब क्या है, कोलेस्ट्रोम का मतलब क्या होता है, किसी माता का पहला दूध, ये कहलाता है खीस या कोलेस्ट्रोम। बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के पहले दूध को भी बहुत महत्वपूर्ण बोला जाता है, ठीक है। और इवन गाय का जब बछड़ा होता है और उसका पहला दूध निकाला जाता है तो वो घरों घरों में बांटा जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। वैसे ही महिलाओं में, मानव महिलाओं में कोलेस्ट्रोम का बहुत अपना महत्व है। ये माता का पहला दूध होता है जो प्रारंभिक काल में निकलता है। ये हल्का पीला गाढ़ा द्रव जो प्रोटीन खनिज लवणों से बहुत ज्यादा समृद्ध होता है, इसमें अनेक प्रकार की प्रतिरक्षी चीजें पाई जाती है जो शिशु को निष्क्रिय, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रदान कर संक्रामक रोगों से बचाने का काम करेगी। इसलिए क्या है, हॉस्पिटल्स में बोला जाता है माता का जो पहला दूध है वो शिशु के लिए अमृत समान होता है, ठीक है। तो अमृत क्यों होता है, आपको ये चीज समझ में आ गई। चल आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या आपका प्रश्न आ गया है, जो है गर्भाशय की परतों को समझाइए। 2 मार्क के लिए प्रश्न है। 3 परतें होती, पहली क्या है, पहली है पेरीमीट्रियम, दूसरी है मायोमीट्रियम और तीसरी होती है आपकी एंडोमेट्रियम, ठीक है। तीनों परतों के काम क्या है, एक एक लाइन से समझो। गर्भाशय की सबसे बाहरी पतली झिल्ली होती है पेरीमीट्रियम। मायोमीट्रियम क्या है, यह मोटी मांसपेशी मध्य परत होती है जो शक्तिशाली संकुचन उत्पन्न करती है और यह संकुचन प्रसव के समय भ्रूण को बाहर निकालने में मदद करती है, ठीक है, ये बात हो गई। और तीसरी परत जो है एंडोमेट्रियम क्या है, यह गर्भाशय की सबसे अंदरूनी ग्रंथीय परत होती है जो निषेचन के बाद भ्रूण का आरोपण इसी में होता है, और यदि निषेचन नहीं होता है तो यह परत मासिक धर्म के दौरान झड़ जाती है या रक्त के तरह बाहर निकल जाती है। तो तीनों चीजें याद रखनी है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है भैया चित्र बनाओ वाला, शुक्राणु एवं अंडाणु का सुव्यवस्थित नामांकित चित्र बनाओ। देख लो यहाँ पर आपको दिख रहा है शुक्राणु इस प्रकार बनेगा। अब 4-5 एलिमेंट आपको याद रखने हैं, बात खत्म हो जाएगी। क्या करना है, सबसे ऊपर का भाग क्या होगा, एक्रोसोम, ये बीच का अंडाकार भाग क्या होगा, केंद्रक, उसके नीचे आएगा सेंट्रियोल, उससे नीचे आएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो सर्पिलाकार व्यवस्था में व्यवस्थित रहेंगे, ठीक है। टर्मिनल डिस्क लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, प्लाज्मा झिल्ली लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, ये 3-4 चीजें ऊपर की लिख देना। अब इस साइड क्या बनाना, ऊपर का भाग लिख देना, सिर यहां से यहां तक का ये कॉलर वाला भाग लिख देना, ग्रीवा यहां से यहां तक का भाग लिख देना, मध्य भाग, और यहां वाली भाग को लिख देना पूछ, बात खत्म हो जाए। अब बोला गया है अंडाणु का चित्र बनाने के लिए, तो अंडाणु का या अंड कोशिका का चित्र बनाना है, कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। एक गोला जिसके अंदर एक और छोटा गोला, सबसे अंदर भाग में क्या है, केंद्रक है, केंद्रक के बाद में क्या है, कोशिका द्रव उपस्थित है, कोशिका द्रव से बाहर वाली जो परत है वो विटेलाइन झिल्ली कहला रही, उससे बाहर वाली जोना पेल्यूसिडा, और बाहर बहुत सारी कोशिकाओं वाली परत क्या कहला रही है, कोरोना रेडिएटा कहला रही है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको नामांकित, और देखो यहां पर कितनी व्यवस्था से एक साइड में नाम लिखा है, तो इसी प्रकार की व्यवस्था से आपको भी अपनी परीक्षा में लिखना है। चलो अब चलेंगे आगे की तरफ। प्रसव क्या है, पूछा गया है कि प्रसव क्या है, प्रसव के प्रेरणा में कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं। तो प्रसव का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रसव वह प्रक्रिया है जिसमें गर्भावस्था की समाप्ति पर गर्भाशय की तीव्र और लयबद्ध संकुचन से संपूर्ण विकसित भ्रूण को मां के गर्भाशय से बाहर निकाला जाता है। ये संकुचित होने लगता है अंदर की तरफ से बाहर धकेलने के लिए उस शिशु को, जो भ्रूण था वो अपरिपक्व शिशु हो गया है और शिशु को बाहर निकालता है। तो ऐसी प्रक्रिया जब
किसी महिला के शरीर से कोई नवजात शिशु बाहर आएगा, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रसव कहेंगे। ठीक है। अब इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इस प्रसव की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं या प्रेरित करते हैं। ठीक है। प्रसव अपने मन से नहीं हो जाता। प्रसव जो है वो शरीर के आंतरिक हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि वो हार्मोन्स तभी आते हैं जब वो एक परिपक्व शिशु जो है बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ऑक्सीटोसिन पहला हार्मोन रहेगा। ऑक्सीटोसिन क्या काम करेगा? गर्भाशय की पेशियों की तीव्र संकुचन को उत्तेजित करेगा। रिलैक्सिन क्या काम करेगा? गर्भाशय ग्रीवा और श्रोणि स्नायु बंध को शिथिल करता है ताकि प्रसव आसान। ये वाला जो भाग है, जो बोन वाला भाग है अंदर का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं श्रोणि स्नायु बंध, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा शिथिल करेगा, चौड़ा करेगा ताकि एक बेबी बाहर निकल जाए। ठीक है। एस्ट्रोजन क्या काम करेगा? गर्भाशय की ऑक्सीटोसिन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाता है और संकुचन के लिए गर्भाशय को तैयार करता है। ठीक है। इतने काम जो है आपको लिखने हैं, आपको 3 मार्क मिल जाएगा। चलो आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब आ जाता है शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ। चलो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको इस प्रकार से बनाना है। आपको बता चुका हूं मैं कि अंतर वाले प्रश्नों को इस प्रकार उत्तर लिखा जाता है। देखो विशेषता क्या होगी? परिभाषा, प्रारंभ, अंतिम उत्पाद, समय और अवधि। इतने बात में अपने को बात करनी है। अब यहाँ लिखेंगे शुक्राणु जनन, यहाँ लिखेंगे अंडाणु जनन। अब देखो यहाँ पर क्या है, अपनी किताब जो है ना एनसीईआरटी, उसने थोड़ी सी हिंदी करने में इधर उधर कर दिया फेरबदल, तो इसको शुक्र जनन बोलते हैं। ठीक है, शुक्र जनन। जहां शुक्राणु जनन लिखा है वहां समझ लेना कि शुक्र जनन की बात हो रही। शुक्र जनन का मतलब इंग्लिश में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। कि जो शुक्राणु बनने की जो प्रारंभिक अवस्थाएं होती है उसको क्या बोलेंगे अपन? शुक्र जनन। ठीक है। जबकि किताब ने यह कहा है कि शुक्राणु जनन क्या होता है? शुक्राणु जनन का मतलब होता है जब एक अपरिपक्व कोशिका से शुक्राणु पूर्णतः बन जाएगा। एक परिपक्व शुक्राणु का निर्माण जो होगा, जिसके सर रहेगा, पूंछ रहेगी, मध्य भाग रहेगा, एक परिपक्व शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे? शुक्राणु जनन। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया गया है, क्योंकि देखो हम हिंदी वाले हैं, थोड़ा झेलना पड़ता है कि इंग्लिश की जब क्या होती है ट्रांसलेशन होता है तो ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो अब ये बात समझ लेना कि जहां शुक्राणु जनन की प्रक्रिया बोला है वहां पर शुक्र जनन, या आपके पेपर में भी शुक्र जनन आए तो ये समझ जाना कि अपने को प्रोसेस ये वाली लिखनी है। ठीक है, चलो समझो। परिभाषा क्या होता है? अंडकोश में स्थित बीज जनक कोशिकाओं की नर जनन कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण की प्रक्रिया। अब ये देखो, इतना भारी चीज ना लिखो, पर इतना लिख दो कि जो शुक्राणु नलिकाएं है उनके अंदर शुक्राणुओं का बनना क्या कहलाएगा? शुक्र जनन कहलाएगा। जबकि यहां पर अंडाशय के अंदर में जो जनन कोशिकाएं है उनसे अंडाणु का निर्माण होना क्या कहलाएगा? अंड जनन कहलाएगा। ठीक है। प्रारंभ कहां होता है? ये पुरुषों में प्रारंभ होता है, सबसे पहली बात तो ये हो गई, और किशोरावस्था में प्रारंभ होकर जीवन भर चलता रहता है। ठीक है। जबकि अंड जनन क्या होता है? ये भ्रूण अवस्था में प्रारंभ तो हो जाता है, लेकिन ये किशोरावस्था में पूर्णतः प्रारंभ होता है। ठीक है, पूर्णतः प्रारंभ होता है और निषेचन के बाद पूर्ण होने लगता है। ठीक है। अब देखो एक बात याद रखना कि शुक्राणु जनन में जो शुक्राणुओं का निर्माण है वो प्रतिदिन होगा। ठीक है। लेकिन यहां पर जो है 28 से 29 दिनों में एक अंडाणु बनेगा, ये याद रख लेना। ठीक है। अब यहां पर शुक्राणु जनन में क्या बनेगा? अंतिम उत्पाद छोटा, गतिशील और पूंछ युक्त शुक्राणु बनेगा। जबकि अंड जनन में क्या बनेगा? बड़ा, अचल अंडाणु जिसमें पोषक तत्व संग्रहित रहते हैं। ठीक है। समय क्या है? निषेचन से पहले पूर्ण हो जाता है, जबकि निषेचन के बाद पूर्ण होता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। अवधि क्या होगी? यह निरंतर और तीव्र प्रक्रिया है, प्रतिदिन होगी, जबकि यह रुक रुक कर दीर्घकालिक प्रक्रिया 28 से 29 दिनों में होती है। ठीक है। चलो फिर अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब इनकी प्रक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है अंड जनन, oogenesis जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक होता है शुक्र जनन जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। इनकी प्रक्रियाएं भी 4 मार्क के लिए पूछने के लिए आती है भैया।
तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से बहुत सारे अलग अलग वेराइटी में सवाल बन जाएंगे। प्रक्रिया बताओ, आरेख बनाओ, या फिर क्या बोलते हैं आपके अंतर बताओ, इस तरह के सवाल भी जो है आपके बन जाते हैं। तो अब क्या पढ़ना है अपने को, अंड जनन क्या है, अंड जनन के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। 4 मार्क के लिए सवाल पूछा गया है। अब अंड जनन वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाशय में मादा जनन कोशिकाओं के परिपक्वन से अंडाणु का निर्माण होता है। अब यह प्रक्रिया भ्रूण अवस्था में प्रारंभ होती है, किशोरावस्था के बाद क्या होती है, पुनः चलती है और निषेचन के बाद पूर्ण होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब अंड जनन के चक्र क्या है, 3 चक्रों में होता है। पहला होता है गुणन प्रावस्था, दूसरा होता है वृद्धि प्रावस्था और तीसरा होता है परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, गुणन में क्या होगा, जो मात्र कोशिकाएं होगी उसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा 1 से 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, उसमें से एक कोशिका का वृद्धि होने लगेगी। ठीक है, और उस वृद्धि में कोई भी क्या नहीं होगा, आपका विभाजन नहीं होता। इस वृद्धि प्रावस्था में कोई भी विभाजन नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा होगा कि परिपक्वता चरण में क्या होगा कि एक अंडाणु जो होगा, उस अंडाणु से जो एक कोशिका बनी, अभी तो वो अंडाणु नहीं बना, उस कोशिका से क्या होगा, एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण होगा इस चरण के अंदर, जिसको बोलेंगे अपन परिपक्वन चरण, जहां पर एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक है, चलो, तो ये कुछ इस प्रकार से आरेख आपको दिखाई देगा। देखो, इसको इस आरेख से समझो, थ्योरी तो आप इसको ही देख के समझ जाएंगे। गुणन प्रावस्था में क्या हो रहा है, एक प्राथमिक युग्मनज कोशिका थी जो 2 एन वाली थी, अब इसमें समसूत्री विभाजन हो गया जिससे ओगोनिया बनी। ठीक है, अब यहां से जो है आपकी वृद्धि प्रावस्था प्रारंभ होगी, जिसमें एक में क्या होगा, आपका प्रारंभिक अंड कोशिका बनेगी और इसमें वृद्धि होगी। अब शुरू होगा तीसरा चरण, जिसको बोलेंगे परिपक्वन चरण। यहां पर क्या होगा, इस कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे 2 कोशिकाएं बनेगी। पहला बनेगा एक द्वितीयक अंडाणु कोशिका और एक प्रथम ध्रुवीय पिंड। अब इनमें भी 2 जो है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके बाद में क्या होगा, एक प्रॉपर अंडाणु कोशिका बनेगी और बची 3 ध्रुवीय पिंड बनेंगे, जो आगे चल करके नष्ट हो जाएंगे। ये अपने काम की चीज बनी, ये निषेचन के लिए कहां चले जाएगी, फेलोपियन नलिका में चले जाएगी। ठीक है, चलो ये आगे समझ। अब इसी से रिलेटेड है शुक्राणु जनन वाली प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया क्या है, तो इसमें थोड़ा सा अलग होता है। शुक्राणु जनन या शुक्र जनन क्या होता है, जो है आपके अंडकोश की जो कोशिकाएं होती, माफ कीजिएगा, जो नलिकाएं है, शुक्राणु जनक नलिकाएं, उनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण क्या कहलाता है, शुक्राणु जनन या शुक्र जनन। ठीक है, चलो, इसमें भी 3 प्रावस्थाएं होगी, गुणन चरण, वृद्धि चरण और परिपक्वन चरण। चलो, इसको भी अपन समझते हैं कैसे, इस तरह से। इस तरह का डायग्राम आपको याद हो जाए तो आप थ्योरी आंख बंद करके लिख लेंगे। ये डायग्राम पे मेन फोकस कर लोगे, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस करना और इसको समझो कि क्या क्या हो रहा है। इसको कैसे समझेंगे, पहले एक प्राथमिक जनक कोशिका होगी, या इसको शुक्राणु मात्र कोशिका भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें 1 से 4 का निर्माण होगा। ठीक है, अब इस 4 से क्या होगा, इसमें वृद्धि प्रावस्था होगी, ये प्राथमिक एक कोशिका बनेगी जो अभी 2 एन कंडीशन वाली। अब इसी के बाद में क्या होगा, परिपक्वन प्रावस्था में क्या होगा, इसमें अब इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होंगे और अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय होने के बाद में एक परिपक्व शुक्राणु का निर्माण होगा। कुछ इस प्रकार की प्रोसेस अगर आप याद रख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। चलो भाई, समय की सीमाएं जो है वो हम लांघ चुके हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से चलते हैं जनन स्वास्थ्य की तरफ, जो हमारा अध्याय क्रमांक 3 है। वैसे तो ये जो आपका अध्याय है, इसमें से बहुत ज्यादा बड़े वाले प्रश्न नहीं आते, यहां से 1, 2, 3 मार्क के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको अपन इस हिसाब से ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, 4 मार्क के लिए भी जो प्रश्न आ सकते हैं उनको तो देख ही लेंगे, छोड़ना है नहीं अपने को कुछ चीज। ठीक है, तो यहां पर पहला प्रश्न आता है एमनियोसिंथेसिस क्या है। अब इसको हिंदी में कभी कभी उल्ब वेदन भी बोला जाता है, उल्ब वेदन। ठीक है, एमनियोसिंथेसिस क्या होता है, एमनियोसिंथेसिस एक गर्भाशयी प्रक्रिया है जिसमें गर्भवती महिला के गर्भाशय में अल्ट्रासाउंड की सहायता से सिरिंज के द्वारा थोड़ा सा एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है, गर्भाशयी द्रव जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसका उपयोग गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण में अनुवांशिक गुणसूत्र तथा
चयापचयी विकारों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इतनी चीज अगर आप लिख देंगे तो आपको 2 मार्क जो है पूर्ण मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्या है अगला प्रश्न? 2 यौन संपर्क से फैलने वाले रोगों के नाम लिखिए तथा उनके कारक सूक्ष्मजीव लिखिए। यौन संचारित 2 रोगों के नाम लिखने और उनके कारक सूक्ष्मजीव भी लिखने। पहला क्या है? सिफिलिस लिखेंगे, ट्रेपोनेमा पेलिडम जीवाणु होगा। ठीक है, गोनोरिया लिखेंगे, निसेरिया गोनोरिया जीवाणु होगा। और एक बहुत सिंपल सी चीज, कुछ याद ना रहे तो एड्स लिख देना, और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये एक तरह का विषाणु है, ये लिख देना, ये भी आपको काम आ जाएगा। बहुत आसान है ना ये, इसको याद रखना बहुत आसान। ठीक है, चलो अगले की तरफ चलो। जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारणों की व्याख्या कीजिए। अब जनसंख्या कैसे बढ़ सकती है? आप सोचिए ना कि जनसंख्या वृद्धि के लिए कारण क्या होंगे। तो बाल विवाह एक कारण होगा, भैया बचपन में ही शादी कर दोगे तो जो है अवधि उनकी लंबी हो जाएगी, जिससे अधिक बच्चे होने की संभावना रहेगी, और बच्चों को समझता क्या है। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद पुत्र संतान की इच्छा। अब भैया बार बार पुत्र होगा, उसके बदले पुत्रियां होते जा रही है, तो जनसंख्या तो बढ़ेगी ना। चलिए आगे बढ़ो, और क्या है? और बोला है शिक्षा की कमी। अगर देखो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है उसको पता है कि 2 बच्चे सबसे अच्छे, हम 2 हमारे 2, बाकी जान दो जहां जाना। ठीक है, तो शिक्षा की कमी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख लो, लोग बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। ठीक है, जबकि शिक्षित लोग जो है वो 2 और 1 पे रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भैया आगे चल करके इन बच्चों का ही पालन पोषण अच्छे से किया जाए तो ये अच्छा काम कर जाएंगे। अब 10-15 होने के बाद में कोई बच्चा पल पा रहा है ढंग से, कोई नहीं पल पा रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कुछ नहीं बन पा रहा, कोई पढ़ने जा रहा है, कोई नहीं जा रहा। ठीक है, तो इससे बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, और धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताएं भी होती है भैया। कई धर्मों में, कई संस्कृतियों में बोला जाता है कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, फायदा मिलेगा, ये वो। पर शिक्षित होना आवश्यक है, जिसके कारण हमको ये समझ, आजकल तो गवर्नमेंट ये कर दिया गया है कि सरकारी नौकरी या सरकारी कर्मचारी को या अधिकारी को साफ साफ बोल दिया गया है कि 2 से अधिक बच्चे और आपकी नौकरी गई। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने सख्त रूल निभाया है इसका। अभी अचानक मैंने क्या पढ़ा था, बीच में एक न्यूज पढ़ी थी कि जबलपुर में किसी टीचर के तीसरा बच्चा हो गया, जिसके कारण से उसको नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक है, तो सरकार भी इसमें बहुत ज्यादा सख्ती बरत रही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो अब जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या होता है? पहले तो जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है जनसंख्या में विस्फोट होना, यानी आदमी नहीं फट रहे, यहाँ आदमियों की संख्याओं में बढ़ोतरी हो रही, जिसको बोला जाता है जनसंख्या विस्फोट। अब इसका कारण क्या पूछे गए, तो भैया देखो 3 कारण होंगे। एक तो आदमी ज्यादा पैदा होंगे, दूसरा वो मरेंगे जल्दी नहीं, और तीसरा कारण आगे समझेंगे। तो इसको हम बहुत अच्छी भाषा में क्या बोलेंगे? मृत्यु दर की कमी, जन्म दर में वृद्धि, और तीसरा क्या हो जाएगा भैया? तीसरा हो जाएगा शिशु मृत्यु दर में कमी, शिशु भी मरना कम होंगे, और प्रजनन आयु के वर्ग लोगों में ज्यादा वृद्धि। तो ये 4-5-6 कारण ऐसे होते हैं जो जनसंख्या का विस्फोट लाते हैं। लोग किसी क्षेत्र में या तो बहुत ज्यादा पैदा हो रहे, या तो कम मर रहे हैं, या तो फिर कोई बीमारी नहीं फैल पा रही, या तो सुविधाएं अच्छी मिलने लगी। इस तरह से जनसंख्या जो है बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। ठीक है, तो जनसंख्या का क्या होगा? विस्फोट होगा। चलो अब बात करते परिवार नियोजन कार्यक्रम की, कि वो कब प्रारंभ हुआ और उसका उद्देश्य क्या था। तो कब प्रारंभ हुआ था? 1952 में। इसको ऐसे याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, 1950 में जो है हम गणतंत्र बने। तो जो पहली सरकार थी, उस पहली सरकार ने एक साल की रणनीति बनाई और उसके बाद में कुछ कार्यक्रम लॉन्च किए। तो पहली सरकार ने 1951 में कुछ रणनीतियां बनाई थी और उसके बाद लागू किया था उनको। तो ये जितनी रणनीतियां थी वो कब लागू हुई थी? 1952 में लागू हुई थी। ये बात ध्यान रखना, इसको ऐसे याद रखोगे तो जो है आपको ईयर याद रहेगा। ठीक है,
पहली जो गणतंत्र हुआ 1950 में बने, गणतंत्र बनने के बाद संविधान बनने के बाद क्या हुआ, पहली सरकार ने उस संविधान को फॉलो करना चालू किया, फिर देश के लिए काम करने का सोचा, तो एक साल तो सोचने में लग गया कि शुरू कहां से करें, खत्म कहां करेंगे, क्योंकि अंग्रेज इतना लूट गए थे। अब जब शुरू करना शुरू किया तो कुछ नीतियां बनाई कि भाई जनसंख्या में कमी लाना पड़ेगा, उद्योग अच्छे करने पड़ेंगे, कृषि अच्छी करनी पड़ेगी, लोगों की गरीबी और भुखमरी का समाधान करना पड़ेगा। तो उसमें से एक जो था जनसंख्या कार्यक्रम या परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है उसको 1952 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलो अब इसका उद्देश्य क्या था, पहला तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, दूसरा मातृ एवं शिक्षा मृत्यु की दर को कम करना, परिवार के स्वास्थ्य एवं जीवन में सुधार लाना और छोटे परिवार के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना। ये उनका क्लियर कट जो था विजन था, या फिर हम कह सकते हैं उद्देश्य था। चलो अगला प्रश्न क्या है, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन या एमटीपी क्या है, किन परिस्थितियों में इसकी सलाह दी जाती है। अब देखो प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है एमटीपी क्या है। अब ये अंग्रेजी देख के ना डर मत जाना, वरना आप सोच रहे हो सर हम तो हिंदी वाले बच्चे हैं, अंग्रेजी में कैसे पढ़ाया जा रहा है। तो अंग्रेजी में इसको बोला जाता है एम फॉर मेडिकल, टी फॉर टर्मिनेशन और पी फॉर प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी चिकित्सीय तौर पर गर्भ का समापन करना। अब ये किन परिस्थितियों में करा जाता है, ये भी एक सवाल बनता है। तो आओ चलो जानते क्या होता है। देखो गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन एमटीपी कहलाता है, जिसको जानबूझकर या स्वेच्छा से उस अवस्था से पहले समाप्त करने की प्रक्रिया है जब भ्रूण स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया दवाओं या शल्य चिकित्सा द्वारा चिकित्सकों की देखरेख में की जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है कि इसको चिकित्सकों की देखरेख में किया जाता है। ठीक है, भारत सरकार ने 1971 में एमटीपी को कानूनी मान्यता दी थी और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े क्या है नियम बनाए थे, जिसके कारण सुरक्षित गर्भपात की अवधि 20 सप्ताह तक मानी गई थी। ठीक है, अब सलाह कब दी जाती है, अनचाही गर्भावस्था, कि भाई अगर कोई लेडी कह रही है कि भैया मेरे को ये गर्भ नहीं चाहिए, ये बच्चा नहीं चाहिए, अभी मैं परिपक्व नहीं हूं, मेरा शरीर परिपक्व नहीं है, या फाइनेंशियली या जिस भी कारण से मैं सही नहीं हूं, तो मेरे को ये गर्भाधान नहीं रखना है। ठीक है, तो तब एमटीपी किया जाता है। दूसरा, यदि गर्भावस्था जारी रखने में माता का शारीरिक या मानसिक खतरा हो तब तो भाई दिक्कत वाली बात है। गर्भ के कारण माता में कोई दिक्कत आ रही है तब गर्भावस्था को समाप्त करना आवश्यक होगा। ठीक है, उसके बाद में यदि भ्रूण में कोई अनुवांशिक विकार, ठीक है ये विकास नहीं होगा बेटा, विकार होगा, विकार संबंधी असामान्यताएं पाई जाती। अब जब गर्भ में पता चल गया है कि गुणसूत्रीय विकार है तो उस बच्चे को आगे जन्म नहीं देना चाहिए, तो भाई तब क्या है एमटीपी की सलाह दी जाती है। और एमटीपी की सलाह क्या कब दी जाती है, जब किसी महिला से युवती से क्या है बलात्कार की घटनाएं होती है और गर्भ जो है धारण हो जाता है, उस कंडीशन में भी चिकित्सकों की जो है निगरानी में एमटीपी करवाया जाता है। ठीक है, चलो तो ये बात हो गई। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिफ्ट और गिफ्ट क्या है, या गिफ्ट और जिफ्ट क्या है। ठीक है, अंतर लिखना है इसमें। देखो अंतर भी पूछा जाता है और कभी कभी इनके एक एक मार्क के लिए ना इनके पूरा नाम पूछा जाता है, इनसे बड़े बढ़िया सवाल बनते हैं। ठीक है, एक तो पूरा नाम वाला सवाल बन जाता है, दूसरा इस तरह का अंतर वाला प्रश्न बन जाता है, और तीसरा परिभाषा वाला प्रश्न बन जाता है। ठीक है, अब इस अंतर वाले में तीनों चीजें देख लेंगे। सबसे पहले चलते हैं अंतर की तरफ। अंतर कुछ इस प्रकार से लिखना अपने आपको ये पता है। देखो सबसे पहला अंतर तो ये लिख दो कि इनका पूरा नाम क्या है। क्या है पूरा नाम, जायगोट अंतर अंडवाही नली अंतरण, तो ये नहीं लिखना। ठीक है, मैं ये आपको समझाने के लिए लाया हूं, इसको ऐसा लिखना, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ऐसा लिखना मेरे प्यारे बच्चों, और यहां जायगोट के बदले गेमेट लिख देना। क्या लिख देना, यहां गेमेट लिख देना कि भैया गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब निषेचन का स्थान क्या होता है, ये शरीर के बाहर किया जाता है और ये शरीर के अंदर किया जाता है। ठीक है,
इसको इन विवो बोलते हैं और इसको इन विट्रो बोलते हैं। प्रक्रिया क्या है? प्रयोगशाला में बने जायगोट को अंडवाही नलिका में प्रविष्ट करवाना। ठीक है, यहां पर बनाया क्या जाएगा? जायगोट। जायगोट यानी क्या होगा भैया? आपका युग्मनज होगा, उसको बनाया जाएगा। ठीक है, बाहर बनाया जाएगा और फिर बाद में कहा डाला जाएगा? महिला के अंडवाहिनी नलिका में डाला जाएगा। जबकि अंडाणु और शुक्राणु को सीधे अंडवाहिनी नलिका में जब डाला जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? गिफ्ट या गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, विधि क्या होगी? आईवीएफ के बाद अंतरण किया जाएगा। ठीक है, जबकि इसको सीधे अंतरण किया जाएगा, इसमें आईवीएफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसकी सफलता की दर कैसी होगी? तो इसकी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने युग्मनज बना के ट्रांसफर किया है, जबकि यहां पर जो है जिफ्ट की तुलना में कम रहेगी, क्योंकि भाई अंदर हो सकता है कि गैमेट्स जो है आपके युग्मज जो है वो आपस में सही से निषेचन नहीं कर पाए, तो इसकी सफलता की दर अधिक होती है। कुछ इस प्रकार से लिखना है। अब आपको इसमें तीनों चीजें समझ में आ गई है कि पूरा नाम क्या है, अंतर क्या है और परिभाषा क्या होगी। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के बीच में अंतर लिखिए। देखो नसबंदी असबंदी मत याद रखना, फालतू है ना। ट्यूबेक्टोमी इसका यही समझा दे रहा हूं आपको, ज्यादा आसान पड़ेगा। देखो क्यों बोला जा रहा है ट्यूबेक्टोमी और क्यों बोला जा रहा है वेसेक्टोमी। ठीक है, चलो समझे इसको। अब इसको तरीका क्या है? इसका तरीका क्या है? पहली चीज तो ये, ट्यूबेक्टोमी नाम कहां से आया? जो महिला के अंदर में फेलोपियन ट्यूब होती है, जिसको हम फेलोपियन नलिका बोलते हैं या अंडवाहिनी नलिका बोलते हैं, उसको काट करके क्या है, उसके सिरों को बांधना, ताकि अंडाशय से जो है वो अंड नहीं आ पाए। ठीक है, एक चीज ये होगी। अब वेसेक्टोमी का मतलब क्या होगा? जो पुरुषों में वास डिफरेंस होता है, वास डिफरेंस को क्या बोलते हैं? शुक्राणु जनक नलिका होती है, उसको काट देना ताकि शुक्राणु बाहर ना आए। क्या करेंगे? इसको वेसेक्टोमी बोलेंगे। अब देखो नाम कैसे याद रखना है? फेलोपियन ट्यूब यानी ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब को काट रहे, ट्यूबेक्टोमी। यहां पर क्या आएगा? वास डिफरेंस यानी वास को काट रहे इसलिए वेसेक्टोमी। ठीक है, बात समझ में आई। अब सीधा हिसाब है भाई, ट्यूबेक्टोमी होगी महिलाओं में, वेसेक्टोमी होगी पुरुषों में। अब महिलाओं में होगी तो फेलोपियन नलिका को इसलिए काट रहे ताकि अंडाणु बाहर ना आ सके, वैसे ही वेसेक्टोमी इसलिए क्योंकि शुक्राणु बाहर ना आ सके। इतना ही हिसाब है, ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। इतनी चीज समझ जाओ, यही लिखा हुआ है। ये देख लो क्या लिखा हुआ है। शल्य क्रिया के द्वारा अंडवाहिनी नलियों को काट कर बांध दिया जाता है या शुक्रवाहिनी नलियों को बांध दिया जाता है। स्थान क्या है? अंडवाहिनी नलिका, इसका स्थान कहाँ है? शुक्रवाहिनी। उद्देश्य क्या है? अंडाणु के परिवहन को रोकना और यहाँ शुक्राणु के परिवहन को रोकना। बस इतना हिसाब है मेरे प्यारे बच्चों। आगे आता है अंतः गर्भाशयी गर्भ निरोधक यंत्र, या इनको बोला जाता है आईयूडीज के प्रकार और उनके कार्य समझाइए। 4 मार्क का प्रश्न है। ठीक है, देखो ये फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे प्रश्न हो जाते हैं जो बहुत आसान है। इनसे और ज्यादा प्रश्न आपको बढ़िया तरीके से त्रैमासिक की तैयारी करवा दी जा रही है। कहां पर? एप्लीकेशन पे, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है। तो अभी भी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो जाकर के कर लो, जहां से आपकी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी, अर्धवार्षिक की तैयारी, प्री बोर्ड की और मेन एग्जाम की तैयारी जो है वो पूरी तरीके से सही तरीके से हो जाएगी। बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न क्या होता है भाई? प्रश्न बोला गया है कि आईयूडीज क्या है? अंतः गर्भाशय गर्भ निरोधक यंत्र, या इनको बोला जाता है इंट्रा यूटेरियन डिवाइसेस। आईयूडीज छोटे प्लास्टिक या धातु के यंत्र होते हैं जिन्हें महिला के गर्भाशय में डाला जाता है ताकि गर्भधारण से रोका जाए। ये लंबे समय तक कार्य करने वाले, सुरक्षित और पुनः हटाए जाने योग्य होते हैं। ठीक है, चलो आप समझो इसको क्या क्या होते हैं। पहला होता है अऔषधीय या नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। ठीक है, ये प्लास्टिक के बने होते हैं जिसमें ना धातु होती है और ना औषधि होती है। ठीक है, इसका इतना काफी। ठीक है, अब ये जो है वो रोकने का काम करते हैं, जैसे लिपस्लू। ठीक है, उसके बाद आओ,
ये क्या है, तांबा छोड़ने वाले, कॉपर टी, बेसिकली ये कॉपर के बने यंत्र होते हैं जी, ठीक है। और कॉपर क्या करता है, शुक्राणुओं की गति को धीमा करता है। तो ये दो काम कर रहा है, एक तो शुक्राणु को अंदर जाने से रोक रहा है और यही शुक्राणुओं की गति को धीमा कर देगा। चलो ये भी बात हो गई। अब फिर हार्मोन होते हैं, हार्मोन मोचक बोला जाता है इनको, हार्मोन रिलीजिंग। ये क्या होते हैं, ये प्लास्टिक के बने होते हैं, पर इन पर क्या है, कोटिंग की जाती है प्रोजेस्टेरोन और लेवोनोर्जेस्ट्रेल जैसे हार्मोन्स की, जिसके कारण क्या होता भैया, ये श्लेष्मा को गाढ़ा कर देते, किसकी, गर्भाशय की, जिसके कारण अंडोत्सर्ग जो है या तो वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है या तो अंडोत्सर्ग नहीं हो पाता है। ठीक है, चलो भैया, तो आ गए मुस्कुराते हंसते हुए आपके अंशु भैया पुनः बोर्ड पर, जो अब पढ़ेंगे हम पारितंत्र को। ये हमारा अंतिम अध्याय है, जो कायदे से तो हमारी किताब में 12वां अध्याय दिया गया भैया, क्रमांक 12 वाला अध्याय है। लेकिन हमारा एमपी बोर्ड चाहता है भैया कि हम पहले पढ़ ले इसको, अर्धवार्षिक में ये माफ कीजिएगा त्रैमासिक में आ जाए तो पढ़ लेते, क्या दिक्कत है। और बहुत आसान अध्याय होता है। यहां से जो है बेटा आपको अगर मैं कहूं तो 1 2 3 और 4 सभी तरह के जो प्रश्न है वो भरपूर मात्रा में देखने मिलते हैं। और ये मैं कहता हूं कि सबसे आसान जो है आपका अध्याय है। क्या है, सबसे आसान अध्याय है, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें जो बहुत हमने जान रखी है, पढ़ रखी है, आसान है, ज्यादा डेप्थ की चीजें नहीं है। तो चलो आओ इसको भी निपटाया जाए जल्दी जल्दी करके। पहला प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 10% नियम क्या है। देखो अब ये सवाल जो है घुमाने वाला होता है इस तरह का। अब जो है आपका अध्याय तो कठिन नहीं है, पर इस सवाल घुमाने वाले जरूर बन सकते। 10% नियम क्या है। अब कई बार क्या है, ये 10% नियम से आ जाता है, या तो फिर आ जाता है ऊर्जा का 10% नियम, ठीक है, या तो आ जाता है भैया अभी आगे, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। ऊर्जा का 10% नियम और 10% नियम। 10% नियम के अनुसार एक पोषक स्तर की कुल ऊर्जा केवल 10% ही अगले पोषक स्तर पर पहुंच पाएगी। देखो इसको समझो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे निचले पोषक स्तर में होते हैं पादप जो स्वपोषी होते हैं, दूसरे में आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरे में आते हैं द्वितीय उपभोक्ता और चौथे में आते हैं तृतीय उपभोक्ता। अब उनके ऊपर भी जो रहेंगे वो शीर्ष मांसाहारी रहते हैं, किसी किसी में और किसी किसी में नहीं होते। ठीक है, अब यहां बोला जाता है 10% नियम क्या होता है कि जो पादपों ने अपने पास में 100% ऊर्जा बनाई है उसका केवल 10% ही क्या है प्राथमिक उपभोक्ता ले जाते हैं, बाकी की जो 90% ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। किस कारण से नष्ट हो जाती है, पादपों की अपनी स्वयं की उपापचयी क्रियाओं में, अपने बढ़ने में, श्वसन करने में, वाष्पोत्सर्जन करने में और ढेर सारी क्रियाओं में जो है 90% ऊर्जा का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। ठीक है, ये देखो ये जो है ना बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 मार्क के लिए भी पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, कितने प्रतिशत ऊर्जा नष्ट हो जाती है, ये भी पूछा जाता है। तो ऐसे करके प्रथम से द्वितीय में जाएंगे तो केवल 10%, द्वितीय से तृतीय में तो केवल 10%, और तृतीय से शीर्ष अगर कोई होगा तो वो लेगा तो 10%। तो इसी को हम बोला जाता है 10% नियम या ऊर्जा का 10% नियम। और एक और नाम से बोला जाता है लिंडमैन का 10% ऊर्जा का नियम। ठीक है, लिंडमैन कौन थे, ये इस तरह की चीज का पता लगाने वाले वैज्ञानिक थे जिनने बताया था कि 10% ऊर्जा ही जो है अगले स्तर में चली जाती है। चलो अगला प्रश्न क्या है भाई साहब, ऊर्जा प्रवाह क्या है। ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, यही सेम बात हो गई क्या कि ऊर्जा प्रवाह जो है उत्पादकों से शुरू होता है। देखो यहां पर अपन ने जो पिरामिड टाइप की संरचना बनाई थी उसमें बताया था कि पादप यानी उत्पादक स्वपोषी पौधों से ये कहा जाएगा प्राथमिक में, प्राथमिक से द्वितीयक में, द्वितीयक से तृतीयक में। और यही कॉन्सेप्ट जो है ऊर्जा प्रवाह, देखो कभी भी तृतीयक से कोई ऊर्जा प्राथमिक नहीं ले सकता या तृतीयक से कोई पादप नहीं ले सकता। ऊर्जा कभी भी जो है उल्टी दिशा में नहीं चलती, सदैव सीधी दिशा में एक रेखिक होती है। यहां देयर इज नो यू टर्न। ठीक है, अपनी जिंदगी में भी कभी यू टर्न नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, वैसे ऊर्जा का है कि ऊर्जा में कभी यू टर्न नहीं होता है। चलो ठीक है, ये समझ गए हो
कि पहले उत्पादकों से शाकाहारियों में, शाकाहारी से द्वितीयक उत्पादकों में, और यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यही लिख देना है कि जो 90% ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है और केवल 10% ऊर्जा जो है वो अगले ट्रॉपिक लेवल में या पोषण स्तर में जाती है। ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न क्या है, अपघट्य भोजी जिसको डेट्रीवोरस बोलते हैं और अपघटक जिसको डीकंपोजर बोलते हैं, उनके उदाहरण दीजिए और वो क्या होते हैं ये बताइए। चलो आओ समझो, अपघट्य भोजी या डेट्रीवोरस क्या होते हैं, वे जीव जो मृत पौधों एवं जानवरों के अवशेषों को खाकर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं जिससे अपघटन की क्रिया आसान बन जाती है, वे कहलाते हैं क्या, अपघट्य भोजी। ठीक है, अब इसमें बड़े भी आते हैं जैसे केचुए, दीमक, गोजर, केकड़े, ये इत्यादि जो है बड़े कीट है जिनको हम आसानी से देख पाते हैं, दे आर कॉल्ड अपघट्य भोजी या फिर डेट्रीवोरस। ठीक है, लेकिन अपघटक क्या होते हैं भाई, अपघटक वे सूक्ष्म जीव होते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, सूक्ष्म जीव होना। वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो एंजाइम की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थों से इनके तोड़े गए कार्बनिक पदार्थों को भी और सरल कार्बनिक पदार्थों में या अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देंगे, वे कहलाते अपघटक, जैसे बैक्टीरिया और कवक। ठीक है, तो इनमें अंतर ये होता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चले। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या है, इनमें अंतर भी आता है लिखने के लिए। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला क्या है, ये श्रृंखला ऐसा नहीं लिखा होगा, श्रृंखला ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, चलो भाई, तो खाद्य श्रृंखला क्या होता है, यह पारितंत्र में ऊर्जा और पोषण तत्वों की प्रवाह की एक सीधी क्रमिकबद्ध रेखिक या आरेख है जिसमें प्रत्येक जीव जो है एक विशेष पोषण स्तर पर होता है। क्या है, आसान भाषा में समझेंगे कि घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डे को खाएगा मेंढक, मेंढक को खाएगा सांप, सांप को खाएगा बाज। पर क्या इनको केवल यही खाने के लिए मिलेगा दुनिया में और कहीं कुछ में कुछ नहीं मिलेगा क्या, ऐसा नहीं होता। ये जो है ये एक काल्पनिक तरीके से बनी हुई जो है रेखा है जिसको हम एक इकाई मात्र लेकर के चल रहे हैं, जबकि रियल में क्या होता है, खाद्य जाल बनता है। खाद्य जाल क्या होता है, ऐसी बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं को मिला करके जब ये बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलेगी और एक जाल का निर्माण करेगी, और वो जाल कैसे बनेगा, वो जाल खाद्य की आपूर्ति के लिए बनेगा, उस जाल को हम क्या कहेंगे, खाद्य जाल कहेंगे। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें होती है कि अब जरूरी थोड़ी है यार, अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो घास केवल टिड्डा थोड़ी खाता है, बकरी भी खाएगी, उसके बाद गाय भी खाएगी, हिरण भी खाएगी, बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब ये जो टिड्डा है, टिड्डे को मेंढक भी खा सकता है, कभी कभी टिड्डे को बड़ा कीड़ा खा लेगा, कोई चींटी माफ कीजिएगा कोई चिड़िया खा लेगी। ठीक है, मेंढक को केवल सांप थोड़ी खाएगा, मेंढक को कोई और जीव खा लेगा, सांप को केवल बाज थोड़ी खाएगा, सांप को कोई और खा लेगा, मोर खा लेगा, कोई और खा लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है काल्पनिक तरह से बनी हुई चीज है जिसमें हम इंडिकेशन देते हैं कि प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक और तृतीयक से जो ऊपर के शीर्ष मांसाहारी होंगे उनके पास जाएगी, लेकिन जब ये बहुत सारी आपस में मिल जाएगी तब क्या कहलाएगी, ये खाद्य जाल कहलाएगी। चल अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटकों की भूमिका क्या होती है। देखो अपघटन से सवाल इस प्रकार बनते हैं कि इनकी भूमिका बताइए। तो क्या होता है, अपघटकों की पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि अपघटक होते क्या है। अपघटक जैसे कि जीवाणु और कवक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या, मृत जीवों का विघटन करेंगे सबसे पहली बात, उसके बाद मुख्य एक और काम करेंगे, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करेंगे। अब मृत जीवों का विघटन तो आपको पता है कि एंजाइम छोड़ेंगे, उनको कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में और दूसरे छोटे कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देंगे, ये तो बात समझ में आती है। पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण क्या होता है, अब जब वो अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ बहुत सूक्ष्म मात्रा में टूट गए हैं तो वो अब मिट्टी में अवशोषित होंगे, जिसके कारण क्या होगा, मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व आ जाएंगे और उसी मिट्टी में फिर एक नया पौधा उत्पन्न होगा जो उन पोषक तत्वों को लेगा और वो फिर एक पूरी प्रक्रिया चलेगी। इसी को क्या बोलते हैं अपन, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण। ठीक है, चक्र चलते जाएगा, पेड़ मरेगा, शेर मरेगा, मोर मरेगा, सांप मरेगा, ये सब जब मरेंगे तब इनका काम शुरू होगा और ये इनको इतना बारीक तत्वों में तोड़ देंगे कि ये इनके जो पोषक तत्व होंगे वो भूमि में मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऊर्जा को मुक्त करना,
और ह्यूमस का निर्माण। ह्यूमस का क्या होता है? ह्यूमस मतलब सबसे, मैं ये कह सकता हूं कि इस अपघटन की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जैविक खाद जो हम कह सकते हैं उसका निर्माण होता है, ह्यूमस का निर्माण। ठीक है। पर्यावरण की सफाई भी करने का काम। अगर भाई सोचो कि मृत जीवों का शरीर उठे ही ना, खराब ही ना करे, तो क्या होगा? सड़ी बास कहीं भी फैलेगी, गंदी बदबू आएगी, मृत जीवों के शरीर ऐसे ही पड़े रहेंगे, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं बन सकती है। तो ये पर्यावरण की सफाई का काम भी करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलो, पोषण स्तर क्या है? वही सवाल आ चुका है, पोषण स्तर क्या होता है भाई? पोषण स्तर के घटक कौन कौन से होते हैं? पहले तो होते उत्पादक। उत्पादक कौन होंगे? सदैव हरे पेड़ पौधे होंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे? सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके, अवशोषित करके, फिर क्या बनाएंगे? अपना भोजन बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद इनको खाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, जो सदैव क्या होते हैं? आपके शाकाहारी जीव। ठीक है। फिर शाकाहारियों को कौन खाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता, यानी जो मांसाहारी जीव होंगे। उसके बाद में इनको तृतीयक उपभोक्ता खाएंगे, और फिर इनके सबके मृत शरीर के बाद में अपघटक आएंगे। तो कुछ इस प्रकार से श्रृंखला बनेगी, और इसी श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं भैया? पोषण स्तर बोलते हैं। कि एक एक स्तर में बहुत सारे जीव उपस्थित है, जिनके बाद में ये अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, एक दूसरे को अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए उपयोग कर रहे हैं। इसी स्थिति को हम पोषण स्तर बोलते हैं। चलो भाई, आ जाओ अगले तरफ। अब आता है भैया, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा क्यों होता है? मैंने आपको बताया था देयर इज नो यू टर्न। क्यों नहीं यू टर्न है? क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहेगा, क्योंकि प्रत्येक क्रमिक पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा क्रमशः घटती जाएगी। ठीक है। पारितंत्र में ऊर्जा उत्पादकों के माध्यम से प्रवेश करती है। देखो, सूर्य है सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत, जिनसे कौन लेता है? हरे पेड़ पौधे लेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगे और खाना बनाएंगे। अब ये खाना कौन लेगा इनसे? जो शाकाहारी जीव होंगे। शाकाहारियों को कौन खाएगा? जो मांसाहारी जो होंगे। जो मांसाहारियों को कौन खाएगा? और बड़े जीव खाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है क्रिया, अब भोजन क्यों कर रहे हैं ये? एक दूसरे को क्यों खा रहे? ऊर्जा प्राप्त करने की। और यही ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, जो एक स्तर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में चलती आ रही, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा का प्रवाह बोलते हैं। और जब हम ऊर्जा का पिरामिड बनाते हैं, तो हमेशा हमको ऊपर की तरफ ऊर्जा जाते हुए मिलेगी, कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए नहीं मिलेगी। ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है। चलो, ये भी हो गया। अब बात करते हैं प्राथमिक उत्पादकता क्या है। प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता तथा किसको? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता को समझाइए। देखो, अपन ने उत्पादकता जानी कि उत्पादकता होती क्या है। देखो, प्राथमिक उत्पादकता पारिस्थितिक तंत्र में स्वपोषी, जैसे हरे पेड़ पौधे द्वारा और शैवालों द्वारा, जो स्वयं का भोजन बना सकते हैं, उनके कुछ निश्चित या प्रति क्षेत्रफल में कुछ निश्चित समय में सूर्य प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के बाद में जो उत्पाद बनता है, वो क्या होगी? प्राथमिक उत्पादकता होगी। ठीक है। अब इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला, सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या होगी? जिसको बोला जाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीपीपी। ठीक है। जीपीपी देखो तो घबराना नहीं, उसको ही क्या बोलेंगे? सकल प्राथमिक उत्पादकता। ये कुल जैविक पदार्थ की मात्रा है जिसमें हरे पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बना लिया गया है। देखो, एक पेड़ ने मान लो कि 100 जूल ऊर्जा बनाई, तो ये 100 जूल क्या है? इसकी सकल प्राथमिक उत्पादकता है। क्या है? जीपीपी, माफ कीजिएगा, हाँ जीपीपी। ठीक है। क्या है? जीपीपी। चलो अगले की तरफ चलेंगे, फिर समझेंगे कि क्या होता है। अब शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ये जो इस पेड़ ने क्या बनाया था? 100 जूल ऊर्जा बनाई थी। अब इस 100 जूल के बाद में सिर्फ ऊर्जा बना के रख लेगा क्या? काम नहीं करेगा क्या? उससे श्वसन किया, वाष्पोत्सर्जन किया, प्रजनन किया, परागण किया, जमाने की चीजें कर ली। अब इस 100 जूल में से अपने ऊपर उसने 80 जूल तो खर्चा कर दिए भाई। तो इस 100 में से 80 को घटा दूंगा तो बचेगा 20, और यही 20 जो होगी, बची हुई ऊर्जा जो होगी, वो क्या होगी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी एनपीपी। क्या होगी? एनपीपी। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये
अब ये ऊर्जा जो है वो शाकाहारी लेंगे इनके पास से, ठीक है। तो इसीलिए हमने बोला कि 100 तो इनने प्राप्त करी और बचाई कितनी, एनपीपी क्या हुई, 20 हुई केवल, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या होती है ये। अब बात करेंगे यहां पर इसके सूत्र की कि एनपीपी यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, जीपीपी यानी सकल प्राथमिक उत्पादकता माइनस आर यानी उपापचयी क्रियाओं में या श्वसन क्रियाओं में, श्वसन में हानि या अन्य उपापचयी क्रियाओं में हानि, इसको क्या बोलेंगे, जो है आपका सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब आ जाता है अपघटन क्या है, अपघटन की विभिन्न प्रक्रियाओं को समझाइए। देखो 4 मार्क के लिए पूछा जाता है अपघटन होता क्या है, ये तो आपको पता है कि सरल जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में जो सूक्ष्म जीवों द्वारा तोड़ा जाता है, इसी प्रक्रिया को अपघटन बोलते हैं। पर ये कुछ चरणों में होता है, इस चरणों को आपको याद रखना। पहला होता है खंडन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन या खंडन, किसी भी वस्तु को बहुत ज्यादा छोटे छोटे कणों में खंडित कर देना, खंडन की प्रक्रिया होती। वैसे ही ये क्या होते, जो आपके अपघटन करता होते हैं या अपघट्य करता होते हैं, जैसे केचुए वेचुए हो गए, ठीक है। केचुए चींटी ये क्या करती है, किसी भी चीज को, पत्ती वत्ती गिर गई, मान लो एक मृत पत्ती गिर गई, एक मृत पत्ती गिर गई, तो उसको बारीक 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 छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, ठीक है। ये हो गई खंडन। अब क्या होता है लीचिंग, लीचिंग में क्या होता है, अब लीचिंग में उपस्थित जल जो है उसके अंदर घुलनशील जो पोषक तत्व होंगे जैसे लवण इत्यादि होंगे, वो पानी की क्रिया में बह करके वो क्या चल जाएंगे, मिट्टी के अंदर चल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में उद्विघटन या कैटाबॉलिज्म क्या होता है, अब सूक्ष्म जीव आएंगे बैक्टीरिया और कवक जैसे, और अपने एंजाइमों को इन जटिल पदार्थों पर छोड़ेंगे और इनको और छोटे यौगिकों में तोड़ देंगे, जैसे प्रोटीन अलग, वसा अलग, कार्बोहाइड्रेट करके इनको सरल कार्बनिक पदार्थों में या अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देंगे, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब फिर आएगा यूमीकरण या यूमिफिकेशन, ठीक है। यह प्रक्रिया मिट्टी में काले तरह के एक पदार्थ को बनाती है, और ये पदार्थ क्या होता है, ये ह्यूमस जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है, और यह मृदा को पोषक तत्वों को संग्रहित करने में अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है। ये बात होगी। अब पांचवा होगा खनिजीकरण। खनिजीकरण में क्या होता है, यह अंतिम चरण होता है जिसमें ह्यूमस को सूक्ष्म जीवों द्वारा अकार्बनिक पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि में परिवर्तित कर दिया जाता है, और ये पोषक तत्व पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं, और जो पूरी प्रक्रिया है अपघटन की वो समाप्त हो जाती है। चलो अब है प्रश्न, पारितंत्र के घटकों का वर्णन कीजिए 4 मार्क के लिए। अब देखो इसको यही समझेंगे। चार आपके, माफ कीजिएगा, 2 प्रकार के जैविक घटक होते हैं। 2 प्रकार के घटक होते हैं, क्या होते हैं, पहले होते जैविक और दूसरे होते हैं अजैविक। अब देखो जैविक घटकों में कौन आते हैं, जैविक घटकों में उत्पादक आते हैं, फिर उपभोक्ता आएंगे, तीनों कौन आएंगे, तीनों आएंगे, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये प्राथमिक, ये द्वितीयक और ये तृतीयक, ठीक है। और साथ में कौन आएंगे, अपघटक। भाई ये भी तो जिंदा है ना, इसलिए तो जैविक बोल रहे हैं अपन। अब यहां पर क्या है, दूसरी चीज है, इसमें प्रकृति में जितनी चीजें उपलब्ध है जैसे जल, ठीक है, वायु, सूर्य, ठीक है, उसके बाद में अन्य पोषक तत्व, ठीक है। अब ये जो है कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस पारितंत्र के अंदर उपस्थित तो है। इन्हीं सूर्य से तो उत्पादक अपना भोजन बना पाते, इन्हीं जल को लेकर तो उत्पादक बढ़ पाते हैं, इन्हीं पोषक तत्वों को लेकर के तो उत्पादक बन पाते हैं, और फिर उत्पादक ही इस प्रक्रिया को चालू करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम 2 तरीके से, 2 भागों में, जैविक और अजैविक घटकों में पढ़ते हैं। अब इनको भाई आसानी से बताना है, केवल क्या लिख देना है, इस तरह से लिख देना है अपने को कि अजैविक घटक ये होते, जैविक घटक ये होते, उत्पादक इसमें ये होंगे, उपभोक्ता ये होंगे, अब घटक इसमें ये आएंगे, ठीक है। पूरी प्रक्रिया तो अपन निपटा चुके हैं। चलो अब बात करते हैं पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, इनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। देखो पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, ये तो आपको पता है कि एक चित्रात्मक निरूपण
होता है जो किसी पारितंत्र में होता है, और उसके बाद में 3 प्रकार के पिरामिड हमको देखने होते हैं, जीवों की संख्या का पिरामिड, जैव भार का और ऊर्जा के वितरण का पिरामिड। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के पिरामिड आप देखेंगे तो संख्या का पिरामिड कौन सा होगा? प्रत्येक पोषक स्तर पर उपस्थित जीवों की संख्या, कितने जीवों की संख्या होगी। घास, अगर किसी घास के मैदान की बात करें तो घास सबसे ज्यादा होगी, फिर शाकाहारी जो होंगे उनसे कम होंगे, फिर उनसे मांसाहारी थोड़े कम होंगे, फिर उनसे सांप और कम होंगे और चील उनसे कम। तो ऐसे जो है क्रमिक तौर पर संख्या घटती जा रही है। घास सबसे ज्यादा है ना, उसमें फिर उनसे कम टिड्डे, उनसे कम सांप है, उनसे कम चील है। ठीक है, तो ये जो पिरामिड है सामान्यतः सीधा होता है, लेकिन कुछ पारितंत्रों में ये उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो, ये बात आ गई। जैसे यहाँ पर संख्या के पिरामिड में उल्टा कहाँ होता है, तो वृक्ष के पारितंत्र में उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि वृक्ष का जो पारितंत्र है, यहाँ पर सबसे नीचे एक सिंगल वृक्ष रहेगा ना, ठीक है, उनसे नीचे फिर प्राथमिक, ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता, यहाँ पर द्वितीयक, यहाँ पे तृतीयक, ऐसे रहेगी। सिंगल अगर वृक्ष का पिरामिड बनेगा तो ये उल्टा बनेगा जब संख्या की बात हो। ठीक है, या अगर आप देख लो, ये है आपका पिरामिड। ठीक है, उसके बाद जैव भार का पिरामिड। अब जैव भार का मतलब क्या होता है? जीवों का शुष्क भार, जब उनके अंदर से हम जल निकाल ले या जितनी भी द्रव पदार्थ है वो निकाल ले, तो जो सूखा वजन होगा वो कहलाएगा शुष्क भार, और ये कुल जैव भार को दर्शाता है। ठीक है, जैसे वन पारितंत्र में उत्पादकों का जैव भार सबसे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि संख्या जितनी होगी। अरे ज्यादा संख्या तो ज्यादा जैव भार। ठीक है, सुखाने के बाद भी तो संख्या के हिसाब से वजन ज्यादा होगा ना। तो ये क्या होगी कि यह जो है पिरामिड प्रायः सीधा बनता है, पर लेकिन जल पारितंत्र में यह उल्टा बनता है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है, जो पादप प्लवक होते हैं वो उनका जो है भार कम होगा ना, जरा जरा से रहते हैं, भार कम होगा। उनसे ऊपर में आएंगे जंतु प्लवक, तो उनका भार थोड़ा इनसे ज्यादा होगा। पर उनके बाद जो आएंगे, जैसे छोटी मछली फिर बड़ी मछली, तो इनका भार तो क्रमशः बढ़ते जाएगा ना, बढ़ते जाएगा। इसलिए जो है जल पारितंत्र में उल्टा पिरामिड बन सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो, तो ये आपको समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर अपन देखें तो पिरामिड ये सीधा बन रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका उल्टा बन रहा है, यहाँ पर देखें तो सीधा बन रहा है। चलो, अब ऊर्जा का पिरामिड क्या है भाई? ऊर्जा का पिरामिड क्या बोलता है कि ऊर्जा का पिरामिड कभी भी किसी भी पारितंत्र में उल्टा नहीं बन सकता, क्योंकि ऊर्जा जो है सदैव उत्पादकों से अंतिम उपभोक्ता तक जाएगी, कभी भी अंतिम उपभोक्ता से उत्पादकों में नहीं आएगी। क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड जो है वो हमेशा सीधा इसलिए होगा क्योंकि जो है निचले स्तर से ऊपर की तरफ जाएगी, हमेशा हमेशा हमेशा। कभी गलती से मत लिख देना कि ऊर्जा का पिरामिड उल्टा भी बन सकता है, ये बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। और इसके बारे में अपन ने पूरी चर्चा कर ली है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऊर्जा का पिरामिड सीधा सदैव सीधा बने। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारी बहनों, मेरे छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, हमने अपने जो 4 अध्याय थे जो हमारी परीक्षा में आने वाले हैं, त्रैमासिक परीक्षा में, उसको निपटा चुके, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निपटा चुके। मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि लिखना कैसे है, मैंने आपको यह भी बता दिया कि किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना है, मैंने आपको यह भी बता दिया कि अंतर में क्या करना है, चित्र कैसे बनाना है, किस कायदे से बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अंशु भैया ने आपको हर एक वो जानकारी दे दी है जिसमें आपको आपकी त्रैमासिक परीक्षा जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी हो जाए। तो मिलते हैं अब इसी तरह किसी अन्य वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको त्रैमासिक परीक्षा से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न हो तो आप सीधे हमें फोन लगा सकते हैं, जिसमें आपकी मदद हम लोग कर देंगे, हमारे मेंटोर्स है वो लोग कर देंगे। अगर और ज्यादा जानकारी चाहिए, मुझसे बात करनी है, रितेश सर से बात करनी है, ऋषभ सर, सूरज सर या अभिषेक सर से बात करनी है, तो आप उन मेंटर्स से हमें कांटेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम भी कोशिश करते हैं कि पूरी पूरी मदद आपकी फोन पे कर दिया जाए। ठीक है, और इसके अलावा आपको किसी आपके स्कूल में अगर कोई अन्य अध्याय आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दो। और इसका सीधा सोल्यूशन ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको एप्लीकेशन पे जाना होगा, वहां पर हमारे लेक्चर्स रखे हुए, लेक्चर्स के अंतिम में हमने क्या किया है बेटा,
उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए कि भाई उस लेक्चर से कौन कौन से हमें क्या क्या ज्ञात हो चुका है। साथ ही साथ अंतिम लेक्चर हमने दे दिया है कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, ठीक है, या प्रश्न कौन कौन से आ चुके हैं पूर्व की परीक्षाओं में। तो ये सारी जानकारी आपको दे दी है। और आपको अगर तैयारी अपनी और ज्यादा मजबूत करनी है तो आप एप्लीकेशन पे जाकर के त्रैमासिक परीक्षा की पूरी तैयारी कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको जो है मॉक टेस्ट टाइप के प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, है ना, जिसको हमने सैंपल पेपर नाम दिया है। इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, उनके पीडीएफ्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो दोस्तों जल्दी जल्दी जाइए एप्लीकेशन पर और अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि दिन बचे हैं कम और मेहनत करनी है ज्यादा। मिलता हूं आपसे अगले किसी अन्य वीडियो में, यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन पे तो आपसे मिलते ही रहता हूं। चलिए दोस्तों, टाटा बाय बाय और जय हिंद। एमपी बोर्ड 2026 में टॉप करने के लिए अभी डाउनलोड करें अरिविहान ऐप। बैच से जुड़ने या जानकारी के लिए कॉल करें 8305351495।